नमस्ते हमारे प्यारे भाई। रेलवे ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, उसमें गणित भी पूछा जा रहा है। गणित के 25 सवाल, और ये 25 सवाल वही हैं जो रेलवे पहले भी 100 बार पूछ चुका है। यानी कि प्रीवियसर के सवाल को ही नई पॉलिथीन में पैक करके दोबारा से रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा रहा है। तो कितना बढ़िया हो अगर इन प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को, कौन से बेस्ट 100 क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में रेलवे में अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं, उसके टॉप 100 सवाल कंपाइल करवा के मैं आपको करवा दूं मेरे भाई। ठीक है, देखिए हमने अपने चैनल सिलेक्शन वे पर एक सीरीज चलाई थी, बहुत पहले से हम चला रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी बेस्ट मैथ ट्रिक सीरीज, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने कराए थे। एक सवाल मैं आपको कराता था, एक उसका होमवर्क भी देता था। तो ऐसे ये बेस्ट 100 क्वेश्चंस की सीरीज थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। चूंकि रेलवे के पेपर अभी चल रहे हैं तो मैं इन 100 सवालों को कंपाइल करवा के एक सिंगल वीडियो में मर्ज करके इस चैनल पे दोबारा अपलोड करवा रहा हूं, आप जिससे कि आप इसका अच्छे से रिवीजन कर पाओ। और मेरा ये विश्वास है कि हर शिफ्ट में इन्हीं 100 सवालों में से 3-4 सवाल डायरेक्टली पेपर में मिल जाएंगे। तो अगर किसी बच्चों का रेलवे ग्रुप डी का पेपर अभी नहीं हुआ है लेकिन वो देने जाएगा आने वाले टाइम में, उसकी डेट है भैया, तो आप ये रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉप 100 सवाल जरूर बना लें। और भैया अगर पेपर देने नहीं जाना है, तैयारी बढ़िया नहीं है, तो फोकस करो फिर अगले साल के रेलवे के एग्जाम पे। और मेरे भाई रेलवे फाउंडेशन बैच हम पढ़ा रहे हैं सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर कंप्लीट, चारों ही सब्जेक्ट। मैथ में खुद पढ़ा रहा हूं, क्लास इसकी शुरू हो चुकी हैं, कुछ दिन में इसके रजिस्ट्रेशन, इसके एडमिशन भी हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज से बिल्कुल बेसिक से प्रेम भाव से हम आपको पढ़ा रहे हैं। 999 की फीस में सारा बैच आपको सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात, ये केवल रेलवे एग्जाम के लिए ओरिएंटेड बैच है। इसमें रेलवे की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, टीसीएस के ही लेटेस्ट सवाल कराएंगे, और कम से कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट भी करवा देंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई। और यूट्यूब पे प्रैक्टिस हम हमेशा करवाते हैं, करवाते रहेंगे। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉप 100 सवाल मैं आपको मर्ज करके दे रहा हूं, इसको जरूर देखिए मेरे प्यारे भाई। और जब पेपर आपका हो जाए और इसमें से सवाल आपको दिखें तो वापस इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट जरूर करना। चलिए पढ़िए। अगर किसी सामान पर पहले x% छूट दी जाती है, फिर दोबारा y% छूट दी जाती है, तो सामान पर जो नेट डिस्काउंट होगा वो x प्लस वाई माइनस XY बटे 100%। इस फॉर्मूले से निकलेगा, इसको रट लीजिए। रेलवे में दबा के सवाल आ रहा है इस कॉन्सेप्ट पे, 15% और 18% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताओ। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 15 प्लस 18 माइनस 15 गुणा 18 बटे 100%। सीधा आपका आंसर आएगा। तो 15 प्लस 18 33 हो गया, 15 गुणा 18 270 बटे 100 2.7 हो गया। अब 33 में से हम लोग 2.7 घटाएंगे जब, तो आंसर आ जाएगा 30.3%। ए ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, लेटेस्ट आया, ये आप करके बताइए। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, हर एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका पेरीमीटर या परिमाप होगा 4a, लेकिन उसका क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग साइड का स्क्वायर। यह बात ध्यान रखिए। देखिए एनटीपीसी में बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं। किसी वर्ग का परिमाप 336 मीटर है, तो बताओ वर्ग की भुजा क्या होगी भैया। 336 को हम लोग 4 से भाग देंगे, यानी कि 84 मीटर, ये आ जाएगी वर्ग की भुजा। आपसे पूछा वर्ग का एरिया क्या होगा, तो वर्ग का एरिया होगा भाइयों 84 का स्क्वायर। 84 का स्क्वायर ऑप्शन से करेंगे, बेस 100 है, 100 से 84 16 कम है, 16 का स्क्वायर 256, एंड में 56 आएगा। तो ये वाला आंसर है मेरे भाई। पूरा स्क्वायर नहीं निकालना पड़ेगा, ये बताओ कर। रेलवे का कोई भी एग्जाम दो, उसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए आता ही है। उसका कॉन्सेप्ट है कि औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अब वसीम 455 किलोमीटर जाता है मेरे भाई, फिर 390 किलोमीटर जाता है, फिर 476 किलोमीटर जाता है। तो वसीम ने कुल कितनी डिस्टेंस चली है, आप इसको जोड़ लीजिए। 455 प्लस 390 और प्लस 476, ये टोटल चलेगी दूरी आ गई किलोमीटर में। अच्छा वसीम ये अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से जा रहा है, तो वसीम को कुल टाइम कितना लगा, 455 किलोमीटर गया 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो टाइम बराबर कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बटे स्पीड। 455 को 91 से डिवाइड करेंगे, 5 घंटे लगा। आप बोलोगे हाँ जी सर।
अब 390 किलोमीटर गया 78 की चाल से, तो कितना समय लगा होगा? 390 बटे 78, 5 घंटे आ जाएगा। ठीक है भैया। ये 476 किलोमीटर गया 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगा? 476 को 68 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 7 बार चला जाएगा। ये किलोमीटर में डिस्टेंस है, ये आपको टोटल टाइम लगा घंटे में, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? जब आप इसको जोड़ोगे तो 1321 किलोमीटर, और ये टाइम लगा 17 घंटे। ये किलोमीटर पर आवर में एवरेज स्पीड आ गई मेरे भाई। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे, मैंने कर लिया है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये करके बताइए सवाल। दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव में 80% वोटर्स ने वोट डाला, 15% वोटर्स इनवैलिड हैं। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला और 1394 वोटों से चुनाव जीता। कुल कितने वोटर्स थे? अब मान लो जैसे कुल वोटर्स एन थे, ये सवाल एक लाइन में होने वाला है, एन वोटर्स थे, एन में से कितने लोगों ने वोट डाला? 80%। 80% यानी कि 4/5, तो एन का 4/5 ये डाले गए वोट है। अब जितने वोट डले उसमें से 15% यानी कि 3/20 वोट तो इनवैलिड है, 20 में से 3 इनवैलिड है, यानी कि 20 में से बाकी 17 आपके वैलिड वोट है। ये वैलिड वोट हो गया। अब जीतने वाले को मिला है वैलिड वोट का 60%, यही बात है, यानी कि हारने वाले को मिला होगा वैलिड वोट का बाकी 40%। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है? वैलिड वोट के 20% के अंतर से जीत रहा है। वैलिड वोट का 20% यानी कि 1/5, इतने वोटों से जीता। जबकि जीता कितने वोटों से? चुनाव 1394 वोटों से जीता है, तो बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। देखिए 4 से 20 आपका 5 बार कट जाएगा, और ये 17 से 17 8 136 और 17 दूनी 34 ही आ जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा जी 5 पच्चे 25 पंजे 125 गुणा 82। ये इस सवाल का आंसर होना चाहिए। देखिए एंड में 0 आएगा, डी ऑप्शन आ गया खटाक से आंसर। एक ही लाइन में आपको ये सवाल निपटाना है, ये करके दिखा दो आप। पहली n क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n के ही बराबर होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर n आएगा मेरे प्यारे भाई। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। सवाल देखो, पहली 152 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या आएगा? खुद 152 ही होगा मेरे दोस्त। ये वाला बता दो जरा। सवाल है, लेटेस्ट आया है, एक त्रिभुज की भुजाएं 28 45 53 है, इसका क्षेत्रफल बताओ। 28 45 53 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, जिसमें 28 45 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं होंगी, 53 हाइपोटेनस होगा, तो इसका एरिया होगा मेरे भाई ये समकोण त्रिभुज का 1/2। 90 डिग्री बनाने वाली साइड 28 45 की गुणा। अब बच्चों 2 से 28 आपका 14 बार कट जाएगा, तो 45 गुणा 14 630 वर्ग सेंटीमीटर आंसर है। ट्रिपलेट को अगर आप किसी नंबर से गुणा भी कर देंगे तो भी वो ट्रिपलेट ही रहेगा, समकोण त्रिभुजी बनेगा। यह सवाल बना के दिखाओ। 408 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 61 सेकंड लेती है, जबकि यही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 27 सेकंड का समय लेते। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे ट्रेन की लंबाई L है, तो जब ट्रेन किसी साइन बोर्ड को पार करेगी तो खुद की लेंथ जाती है मेरे भाई ट्रेन कितने सेकंड में? 27 सेकंड में। लेकिन जब यह ट्रेन एक 408 मीटर लंबे पुल को पार करता है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी L प्लस 408 मीटर लंबे पुल को भी क्रॉस करेगी। कितना समय लगा? 61 सेकंड का टाइम लगा। अब आप ये देखो कि यहां कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला गया? 408 मीटर। क्लियर है भाई? कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा? 27 से 61 कितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई? तो आपका 34 सेकंड ज्यादा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन 34 सेकंड में 408 मीटर जाती है, तो ट्रेन 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगी ये बताइए। 408 को 34 से भाग देंगे, 34 से कम 34, 6 34 दूनी 68, 12 मीटर। यानी कि ट्रेन 1 सेकंड में 12 मीटर जाती है। स्पीड पूछता 12 मीटर पर सेकंड। तो आप बताओ ट्रेन की लंबाई, अगर ट्रेन 1 सेकंड में 12 मीटर जा रही है तो ट्रेन 27 सेकंड में खुद की लंबाई जाएगी। 27 सेकंड में कितनी लेंथ क्रॉस करेगी? 27 गुणा 12 कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये 324 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई आ गई। ये बिना लिखे सवाल हो सकता, तो ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। ये बताओ, एक मजदूर को इस शर्त पर एक ठेकेदार ने काम पे रखा कि उसको हर दिन काम करने के लिए 75 रुपए पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अगर उसने छुट्टी मारी, एब्सेंट रहा, तो पर डे 15 रुपए की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। 20 दिन के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए का पेमेंट किया। तो बताइए मजदूर कितने दिन काम से
जो है एब्सेंट रहा। कुछ लोग एक्स वाई मान के करेंगे, कुछ एलिगेशन लगाएंगे। बेस्ट तरीका क्या है, देखिए मैंने मान लिया कि भैया मजदूर ने पूरे 20 के 20 दिन काम किया है। ये मैंने मान लिया कि माना मजदूर ने पूरे 20 दिन काम किया है। अच्छा, हर दिन काम करने का मजदूर को कितना रुपया मिलता है, 75 रुपए। तो 20 दिन में कितना मिलना चाहिए था, 1500 रुपए। 20 दिन में मजदूर को 1500 रुपए मिलना चाहिए था, पर एक्चुअली में ठेकेदार ने मजदूर को दिया कितना है, केवल 1140 रुपए ही दिया है, यानी कि 360 रुपए कम दिया है। क्लियर है? वाई ये 360 रुपए कम क्यों दिया है, क्योंकि मजदूर ने पूरे 20 दिन काम नहीं किया है, 20 दिन में से कुछ दिन छुट्टी मारी है। आप बताओ, जब एक दिन मजदूर काम करता है तो उसे 75 रुपए मिलते हैं एक दिन काम करने के, लेकिन वह एक दिन अगर काम पे ना आके छुट्टी मारता है तो 75 रुपए तो छोड़ो, उल्टा 15 रुपए रिटर्न करने पड़ते, 15 रुपए जुर्माना लगता है। यानी एक दिन छुट्टी मारने की वजह से मजदूर को 90 रुपए का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि 75 रुपए जो मिलने थे वो भी गए, उल्टे 15 रुपए जुर्माना भरना पड़ा ठेकेदार को। अगर मजदूर को 360 रुपए कम मिले हैं और एक दिन छुट्टी की वजह से 90 रुपए का नुकसान होता है, यानी कि मजदूर ने कितनी दिन छुट्टी मारी होगी, डिवाइड कर देंगे, 4 दिन छुट्टी जो है मजदूर ने मारी होगी, 4 दिन काम पे से एब्सेंट रहा मेरे भाई। सी ऑप्शन आंसर आ गया। ये बेस्ट तरीका है करने का। ये बताओ, अगर कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो डेस्टिनेशन पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, 90 की स्पीड से चलती है तो केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। यह दिया गया है भाई। अगर रेलगाड़ी की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है तो 15 मिनट लेट, और 90 किलोमीटर पर आवर है तो केवल 5 मिनट की देरी होती है। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है यात्रा तय करने का सही समय ज्ञात करें। सही समय मतलब यानी कि ट्रेन ना तो लेट हो ना जल्दी पहुंचे। अब देखो यहां पे स्पीड का रेशियो क्या है, 18 चौक 72, 18 पंजे 90। स्पीड का रेशियो है 4:5। देखो रेलगाड़ी को डिस्टेंस तो सेम ही जानी है, डेस्टिनेशन तक सेम जाना। अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है भाइयों, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा, 5:4। ये लगने वाले समय का अनुपात आ जाएगा। अच्छा, टाइम में डिफरेंस कितने का प्यारे दोस्त, 1 यूनिट का। जबकि टाइम में डिफरेंस है कितना, पहले ट्रेन 15 मिनट लेट हो रही थी, अब 5 मिनट लेट हो रही है, तो 15 और 5 के बीच में 10 मिनट का गैप है। 1 यूनिट के लिए 10 मिनट है, तो भाई साहब यहां से कर लेते हैं, 5 की वैल्यू आ जाएगी 50 मिनट। यानी कि मैं ये कह सकता हूं दोस्त, जब ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 50 मिनट में पहुंचती है अपने डेस्टिनेशन पर, लेकिन 15 मिनट लेट पहुंचती है। तो सही समय क्या होगा ट्रेन की जर्नी का, 50 से 15 मिनट पहले, यानी कि 35 मिनट यात्रा तय करने का सही समय है। और यही आंसर भी आएगा बच्चों, डी ऑप्शन सही है। ये वाला करके दिखाएं आप। जब चीनी का प्राइस 30% बढ़ जाता है तो एक आदमी चीनी पर अपना खर्च केवल 12% बढ़ाता है। उसे किस प्रतिशत से चीनी की खपत कम करनी चाहिए जिससे कि खर्चे का स्तर समान बना रहे। देखो चीनी का प्राइस 30% बढ़ जाता है, यानी कि अगर पहले चीनी 100 रुपए किलो मिल रही थी तो अब वही चीनी का प्राइस बढ़ के 130 रुपए किलो हो गया। ठीक है भाई। आदमी बोला नहीं भाई मैं तो नहीं खर्च करूंगा 130 रुपए। आदमी चीनी पे अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ाता है, यानी कि पहले 100 की चीनी खरीद रहा था तो अब 100 से 12% ज्यादा 112 की चीनी खरीद रहा है। देखो चीनी हो चुकी है 130 की, लेकिन आदमी तो 112 की खरीद रहा है, यानी कि 18 की चीनी कम खरीद रहा है, तो उसका खपत 18 का ये कम हो जाएगा। कितने पर, 130 पर। बच्चों परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। ये इस सवाल का आंसर आ जाता है। बेस्ट मेथड है 0 से 0। 180 को 13 से भाग करेंगे, 13 कम 13 बचा 50, 13 चौका 52, यानी कि अप्रोक्स 14% आएगा। इससे हल्का सा कम ही आएगा, तो बी ऑप्शन सही है भाई। 100 मान के करते हैं ये सवाल। बताओ एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग क्वालिटी का दूध है। पहली क्वालिटी का 621 लीटर दूध है, दूसरी क्वालिटी का 667 लीटर दूध है, और तीसरी क्वालिटी का 759 लीटर दूध है। अब इन्हें सेम साइज की बोतलों में पैक करना है। बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे अलग अलग क्वालिटी का दूध बिना मिलाए भरा जा सके। हमें इन दूध को जो है क्या करना है, बोतल्स में पैक करना है, लेकिन आपस में मिक्स नहीं करना किसी भी क्वालिटी का दूध, और मिनिमम कम से कम बोतल लगानी है। तो बोतल का साइज बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा, तभी कम से कम बोतल लगेंगी। तो बोतल का साइज लेना पड़ेगा इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालेंगे, सबसे नजदीक की दो संख्याओं का डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 46। या तो HCF 46 होगा या 46 का फैक्टर। अब 46 नहीं है HCF, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 46 का फैक्टर है 23। क्या 23 इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ जी हाँ जी।
हाँ जी, यानी कि 23 लीटर की आपको बोतल का साइज लेना पड़ेगा, लेकिन पूछा कितनी बोतल्स लगेंगी। अगर 621 लीटर दूध है, 23 लीटर की बोतल में भरेंगे तो कितनी बोतल लगेंगी, डिवाइड करो 621 को 23 से भाग करेंगे, 23 दूनी 46 और 23 सत्ते 161, 668 667 है मेरे भाई। 23 लीटर की बोतल में भरोगे कितनी बोतल लगेंगी, 23 दूनी 46 और 23 निम्मा 207। यहां कितनी बोतल लगेंगी, 23 तिया 69, 23 तिया 69, ये आ जाएगा भैया। तो 27 और 33 60, 60 और 29 89, तो कुल 89 मिनिमम बोतल लगेंगी 23 लीटर की। ये आंसर है। ये बताओ, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वह साइकिल 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी बतानी है। क्या कॉन्सेप्ट है, S1 गुणा S2 बटे S1 डिफरेंस S2 गुणा डेल्टा टी। ठीक है भाई, जल्दी लेट वाले सवालों में ये कॉन्सेप्ट लगेगा हमेशा, केवल आपको वैल्यू रखनी है। पहले स्पीड कितनी थी 20, अब कितनी है 24। नीचे क्या है, स्पीड का डिफरेंस है ना, 20 और 24 का डिफरेंस 4 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है बच्चों, टाइम में अंतर। एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्त, पहले आप 9 मिनट लेट हो रहे थे, अब 8 मिनट जल्दी पहुंचे, तो टाइम में डिफरेंस है 9 और -8 यानी कि 17 मिनट का टाइम में अंतर आ गया, 17 मिनट का। लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट में, तो मिनट को भी आवर में बदलना पड़ेगा। 17 को मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, सीधा आंसर किलोमीटर में आ जाएगा, बात खत्म। तो ये आ जाएगा 20 तिया 60 और 4 तिया 12 दूनी 24, तो 17 दूनी 34 किलोमीटर उसके हॉस्टल कॉलेज के बीच की दूरी है। ये बताओ करके। किसी वस्तु का लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस 15,000 रुपए है, इस पर 12% डिस्काउंट दिया जाता है। शुद्ध विक्रय मूल्य 12,078 करने के लिए कितना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहे हैं। देखो, किसी वस्तु का है अंकित मूल्य लिस्ट प्राइस 15,000 रुपए, आपने 12% का डिस्काउंट दिया। 100% पे अगर 12% का डिस्काउंट दोगे तो कितनी कीमत रह जाएगी बच्चों, 88%। 100 - 12 88, 88% का मतलब 0.88, ये कीमत रह जाएगी 12% डिस्काउंट के बाद। इस पे और डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली उस वस्तु को आपने 12,078 रुपए में बेच दिया। तो इस जो आपने सेकंड डिस्काउंट दिया कितना परसेंटेज है ये निकालना है, तो आप रेशियो ले लो भैया, डेसिमल से 2 जीरो काटो पर प्यारे बच्चों। 22 से 22 चौक 88, 22 पंजे 110 और 10 22 चौक 88 मेरे भाई, और 22 निम्मा 198 आ गया बच्चों। क्लियर, किसी को कोई समस्या। अब यहां पर एक किससे चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा 3 से 50 बार, और ये 3 से चला जाएगा मेरे भाई यहां पर 183 बार। तो कितना हुआ, 50 चौका 200 रेशियो 183, ये आ गया। यानी कि दूसरा डिस्काउंट अगर आप दोगे तो 200 का समान 183 का हो जाएगा। तो कितने का डिस्काउंट है, 17 का। कितने पर, 200 पर। परसेंटेज में कितना प्यारे बच्चों, गुणा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 17/2, 8.5% की सेकंड छूट आपको देनी पड़ेगी। बी ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। ये आप बताओ। कोई आदमी 2 टीवी सेट प्रत्येक 7200 रुपए में बेचता है। एक आदमी ने 2 टीवी बेचे, दोनों में से हर एक को सेम दाम में बेचा है, 7200 रुपए ईच। उससे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, यानी कि उससे दोनों टीवी बेचने पर ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। एक टीवी सेट 12.5% के लाभ पर बेचता है, दूसरे टीवी सेट पर हानि ज्ञात करें। एक टीवी सेट पर 12.5% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 1/8। देखो यहां मैं लिख रहा हूं सीपी लागत मूल्य, यहां विक्रय मूल्य। पहले टीवी पे 12.5% प्रॉफिट हुआ, यानी कि 8 के टीवी पे 1 का प्रॉफिट है, तो टीवी बिका कितने में, 9 में। अच्छा, दोनों टीवी को सेम दाम में बेचा, अगर पहले टीवी का सेलिंग प्राइस 9 है तो दूसरे का भी 9 होगा। देखो पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ है ना हानि। इसका मतलब अगर पहले टीवी पे 1 रुपए प्रॉफिट कमाया है तो दूसरे टीवी पे 1 रुपए का लॉस होगा। 1 का लॉस हुआ, आपने 9 रुपए में टीवी बेचा तो टीवी खरीदा कितने का होगा, 10 रुपए का। समझ में आई बात, यानी कि दूसरे टीवी का सीपी 10 है, आपने 1 के नुकसान पर बेचा, तो दूसरे टीवी पे आपको लॉस कितना हुआ, 1/10, यानी कि 10% लॉस। रेशो से ही सवाल निपट जाएगा भाइयों, इसकी कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तो आप मुझे ये करके बताओ। एक एग्जाम में 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक कैंडिडेट को सवाल सही करने के लिए 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपने सवाल गलत किया, आंसर नहीं किया, तो 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। अगर एक कैंडिडेट के 450 नंबर आए हैं तो पूछा है कितने प्रश्न का सही जवाब दिया।
आप ये सोचो कि भाई 180 सवालों का पेपर है, मैंने मान लिया कि माना उसने सारे के सारे सही किए हैं, तो एक सवाल सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, तो 180 सवाल अगर सही किए हैं तो उसको नंबर कितने मिले होंगे भैया? 720 नंबर आने चाहिए। पर एक्चुअल में उसके नंबर आए कितने हैं? 450 नंबर ही आए हैं, यानी कि उसके 270 नंबर कम आए हैं। क्यों 270 नंबर कम आए? इसका मतलब उसके सारे सवाल सही नहीं हुए, कुछ सवाल गलत हुए। एक बात बताइए, जब वो सवाल सही करता है तो उसे 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर वो सवाल सही करने की बजाय गलत कर देता है तो 4 नंबर मिलना तो छोड़ो, 1 नंबर उल्टा कट जाता है। यानी कि एक सवाल सही होने की बजाय जब आप गलत करते हो तो आपको 5 नंबर का नुकसान होता है। आपके टोटल 270 नंबर कम आए हैं। इसका मतलब आपने कितने सवाल गलत किए होंगे? 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 54 क्वेश्चन आपने रॉन्ग किए होंगे, गलत किए होंगे मेरे भाई। लेकिन पूछा यह है सही कितने किए? 180 में से अगर आपने 54 गलत किए हैं तो बाकी के 126 टन आपने सही किए हैं। सी ऑप्शन आंसर है, बेस्ट तरीका है, कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं। ये बताओ इन भिन्नों में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? जैसे इन दोनों में पता करना, ये 4/9 और प्यारे दोस्तों 5/7, तो आप इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा 9 पंजे 45। तो आप बताओ 28 45 में जाहिर सी बात है 45 बड़ा है, तो अगर 45 बड़ा है तो ये फ्रैक्शन भी 5/7 बड़ी हो जाएगी, 4/9 छोटी हो जाएगी, यानी कि 4/9 छोटी हो गई। अब इन दोनों में बताना है ना, इन दोनों में कौन सी बड़ी है? 13 पंजे 65, 11 सत्ते 77। अब 65 बड़ा है कि 77 बड़ा है? तो 77 बड़ा है, यानी कि ये भिन्न छोटी हो जाएगी। अब इन दोनों में आपको पता करना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 11 गुणा 17 187 और बच्चों 13 गुणा 13 169। तो बताइए 187 बड़ा नंबर है, यानी कि 11/13 बड़ी भिन्न हो जाएगी, 13/17 छोटी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा 11/13 आया। आप डिवाइड भी कर सकते थे सीधा सीधा। ये बताओ क्या आंसर रहेगा? जैसे एक एग्जाम में 80% कैंडिडेट अंग्रेजी में, 85% गणित में पास हुए। दोनों सब्जेक्ट में पास कितने बच्चे हुए? 73%, दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट उम्मीदवार फेल हुए? सब बताएगा कि 80% इंग्लिश में पास है, 85% मैथ में पास है, और इंग्लिश एंड मैथ बोथ दोनों में पास होने वाले 73% बच्चे हैं। अगर मैं इनको जोड़ के घटा दूं मेरे प्यारे भाई, तो मुझे यह पता लग जाएगा, ये फॉर्मूला होता है कि ये उन बच्चों की संख्या आ जाएगी या तो इंग्लिश में पास हुए या मैथ में पास हुए या दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 7 92%। 92% बच्चे ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में पास है या मैथ में या दोनों सब्जेक्ट में पास है। लेकिन पूछा दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल हुए? टोटल 100% बच्चे हैं, 100% में से 92% कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में पास है, यानी कि बाकी के 8% दोनों सब्जेक्ट में एकदम फेल हो गए हैं। तो इसका आंसर 8% आ जाएगा। ये बेस्ट तरीका है, ये बताओ करके सेम। एक एग्जाम में 35% बच्चे क्वांट में, 42% छात्र वर्बल में फेल हुए, 14% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, 222 दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो कितने स्टूडेंट ने एग्जाम लिखा है मेरे भाई? देखिए टोटल बच्चे हैं 100%। अब 100% में से कुछ बच्चे ये क्वांट में फेल हुए, कुछ वर्बल में फेल हुए मेरे भाई, और मेरे भाई कुछ बच्चे ऐसे जो दोनों में फेल हुए। ये मान लीजिए क्वांट में फेल होने वाले 35% है, ये वर्बल में फेल होने वाले हैं मेरे दोस्तों 42%। तो ये वो बच्चे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हुए मेरे दोस्त। ये कितने हैं? 14% बच्चे हैं। तो कोई मुझे ये बताएगा, यानी कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल होने वाले ये बच्चे कितने हैं? ये उन बच्चों की संख्या जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए। कैसा आएगा? पर इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये 14 दो बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, दोनों में ये घटाना पड़ेगा। तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां पर 63%। तो 63% बच्चे ऐसे हैं जो या तो क्वांट में फेल हैं या वर्बल में फेल हैं या मेरे भाई दोनों सब्जेक्ट में फेल है मेरे दोस्तों। तो 100% में से 63% कहीं ना कहीं आपके फेल हो रहे हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, लेकिन बाकी के 37% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, जबकि दोनों सब्जेक्ट में पास 222 बच्चे हैं। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 6, 100% की वैल्यू आ जाएगी 2 जीरो चुपका दो 600। ये आंसर आ जाएगा भैया। ये मैंने वेन डायग्राम बना के ही सिखाया है। ये बताओ, दो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर ए और बी,
ए बड़ा है बी से, उनका एलसीएम 697 है, ए माइनस 2b का मान बताओ। सबको पता है अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 697 किन दो अभाज्य संख्याओं की गुणा है, ये पता करना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब कैसे पता करेंगे ये देखो 697 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर 529। क्या नंबर 23 से कटता है? नहीं कटता है ना। 23 से 69 हो गया। 23 से छोटा प्राइम नंबर देखो 19। क्या 19 से कट रहा है? 19 57। नहीं, 19 से भी नहीं कट रहा। फिर 19 से छोटा प्राइम नंबर देखो, क्या 17 से कट रहा है? हाँ जी, ये नंबर 17 से कट रहा है। 17 चौका 68, 17 एकम 17 ही आ गया मेरे भाई, क्योंकि दो प्राइम नंबर की गुणा ही उनका एलसीएम होता है। तो यहां से ए का मान हो गया आपका 41, ए बड़ा है, और बी का मान हो गया 17। ए माइनस 2b पूछा है तो 41 माइनस 17 दूनी 34, इस सवाल का आंसर आ गया 7। देखो कितना बेहतरीन तरीका है करने का, ये बताइए। साधारण ब्याज के अंतर्गत 2.5 साल में धनराशि दुगनी हो जाता है। 2.5 साल में पैसा डबल, सिंपल इंटरेस्ट में। पूछा कितने साल में 42 गुना हो जाएगा? बताओ। आपका पैसा डबल हो गया, 1 रुपए 2 रुपए बन गए, यानी कि आपको 1 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में? 2.5 साल में। ठीक है, तो पूछा कितने साल में 42 गुना हो जाएगा? 42 गुने का मतलब समझते हैं, 1 रुपए 42 रुपए बन गए, तो 41 रुपए ब्याज मिलेगा। कितने साल में? अरे भाई 1 रुपया अगर 2.5 साल में मिला है तो 41 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 2.5 की 41 में गुणा कर दो, ये आएगा मेरे भाई 82 और 20.5 यानी कि 102.5 साल। इतना लल्लू सा सवाल था ये। ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, ये करके बताओ जल्दी से। 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है इन ऑप्शन में से? अगर एलसीएम 120 है तो एचसीएफ 120 का ही फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। 120 का फैक्टर 15 भी है, 40 भी है, 20 भी है, ये एचसीएफ हो सकते हैं। लेकिन 120 का बच्चा 16 नहीं है, तो 16 कभी भी मेरे दोस्तों अगर एलसीएम 120 है तो एचसीएफ नहीं बनेगा। ठीक है भाई, समझ आ गया? ये सवाल जरा बना के दिखाओ। करण और अर्जुन मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। करण 4 महीने के लिए अर्जुन से 83,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करता है। अर्जुन 3 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। कुल 7,113 के प्रॉफिट में करण का हिस्सा अर्जुन के हिस्से से 2,371 रुपए अधिक है। करण ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? तो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। उसके लिए आपको करण और अर्जुन के प्रॉफिट के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। सवाल में दिया हुआ कि करण ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया? 4 महीने के लिए। अर्जुन ने 3 महीने के लिए। ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। कुल प्रॉफिट कितना हुआ? 7,113। ठीक है, अब देखो ये 2,371 से 7,113 कट जाएगा कितनी बार? 3 बार, यानी कि 3:1 में ये कह सकता हूं, यानी कि करण और अर्जुन का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 3 यूनिट का। बोलो। और उसमें से करण का हिस्सा अर्जुन से कितना ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है। भाई जब मुझे यहां पे रेशियो निकालना था तो मैंने क्या ले लिया? रेशियो ले लिया। ये इनके प्रॉफिट का आ गया मेरे प्यारे भाई। जोड़ के 3 आना चाहिए, घटा के 1 आना चाहिए, यानी कि कौन सी संख्या है? 2 और 1। जोड़ के 3 आएगा, घटा के 1 आएगा, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो कभी भी ऐसा सवाल आया आप क्या ले लेना? रेशियो लेना। अब इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से दोनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 6 रेशियो 4, 6 रेशियो 4 का मतलब कितना हो गया? 3:2। ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। यानी कि करण ने अर्जुन से कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है? 1 यूनिट। जबकि सवाल के अनुसार करण ने अर्जुन से कितना पैसा इन्वेस्ट किया है ज्यादा? 83,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू ही 83,000 रुपए के बराबर है। तो सवाल में पूछा करण ने कितना इन्वेस्ट किया? 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू आ जाएगी 83,000 रुपए का 3 गुना। तो मेरे दोस्तों ये सवाल का आंसर आ जाएगा 249,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये ऐसे ही बताना करके। 2 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले एक वृत्ताकार पाइप से पानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर बेस रेडियस वाले बेलाकार टैंक में बहता है। ये पाइप है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? 1 सेंटीमीटर। इसमें पानी जो है बह के किस में गिर रहा है? टैंक में गिर रहा है 5 मीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर में क्या हो गया? 500 सेंटीमीटर पर सेकंड। अभी जो टंकी है इसके बेस की रेडियस 100 सेंटीमीटर है। पूछा 15 मिनट में पानी का लेवल कितना बढ़ जाएगा? मान लो h बढ़ जाएगा, h की वैल्यू निकालनी है। 500 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी बह रहा है, इसका मतलब यह कि 1 सेकंड में 500 सेंटीमीटर लंबे पाइप में जो पानी आता है वो पानी पाइप से निकल के टैंक में गिरता है। तो आप बताइए कि 1 सेकंड में पाइप से कितना पानी निकलेगा? वॉल्यूम क्या होता है बेलन का? पाई r स्क्वायर h।
रेडियस यहां पे 1 है, 1 सेकंड में कितना पानी निकलेगा 500 सेंटीमीटर 1 सेकंड में। तो मुझे बताइए 60 सेकंड में कितना पानी निकलेगा, 60 से गुणा कर देंगे, 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट। 1 मिनट में पाइप से इतना पानी निकल के टैंक में गिरेगा। 15 मिनट में जो है पाइप से कितना पानी निकलेगा, 15 से गुणा कर देंगे। ये पाइप से पानी निकला 15 मिनट में, इतना ही पानी टैंक में भरा जाएगा। तो टैंक में जो पानी भरा गया इसका वॉल्यूम भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। रेडियस यहां पे 100 है, पाई 100 का स्क्वायर इंटू हाइट एच। और यानी कि एक स्टेप का सवाल है, दिमाग आपको लगाना था। पाई से पाई कट गया, 100 से मेरे भाई 500 कट गया आपका 5 बार, 60 पंजे 300, 100 से 300 कट गया 3 बार, यानी कि 15 तिया 45 सेंटीमीटर। मैंने सब कुछ सेंटीमीटर में ही बदल लिया था, तो यहां पे हाइट कितनी आएगी 45 सेंटीमीटर। खेल खत्म। ये सवाल करके बताओ। ए की पावर एम की अगर होल पावर एन करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाते, ए की घात एम गुणा एन हो जाएगा। सवाल देखो, 81 की पावर 0.65 x है, 81 की पावर 0.26 बराबर y है, x की पावर z बराबर y की पावर 7 है। तो z की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो देखो, जब आपको x का मान दिया है तो x का मान यहां रख दो। 81 की पावर 0.65, उसकी होल पावर z करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। 0.65 z बराबर y की वैल्यू दी है 81 की पावर 0.26, वो यहां y की जगह रख दो। तो 81 की पावर 0.26, उसकी होल पावर 7 है, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, गुणा 7। ठीक भाई। अब ये दोनों संख्याएं बराबर है, दोनों का बेस सेम 81, तो दोनों की पावर भी सेम होगी, यानी कि 0.65 z बराबर आ गया 0.26 गुणा 7। बोलो हाँ। देखिए डेसिमल, ये डेसिमल कट गया, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। तो जेड की वैल्यू आ गई 2 सत्ते 14/5, यानी कि 2.8 जेड की वैल्यू होगी। बस बात खत्म, इतना सा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाला बताओ भाई जल्दी से करके। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 324 मीटर की दूरी 108 सेकंड में तय करता है। सेम डिस्टेंस का दूसरा चक्कर 54 सेकंड में कवर करता है। एथलीट की औसत चाल बताओ। देख, औसत चाल होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। भाई पहला चक्कर 324 मीटर का, दूसरा चक्कर भी सेम डिस्टेंस 324 मीटर का हो गया, कुल दूरी होगी। पहले चक्कर में कितना समय लिया 108 सेकंड, दूसरे चक्कर में समय लिया मेरे भाई तेज दौड़ के 54 सेकंड, यानी कि एथलीट कुल कितनी दूरी गया 324 प्लस 324 648 मीटर। कितने टाइम में 108 प्लस 54 162 सेकंड के अंदर। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, इससे कितनी बार कट गए 4 बार, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। बात खत्म। देखो इतना हल्का सवाल है मेरे भाई, ये आप करके बताओ। 196 का अंडर रूट 14 प्लस ये क्या दिख रहा है भाई 361 का अंडर रूट 19, पर दशमलव के बाद 4 अंक है, तो अंडर रूट लेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे 0.19। ठीक है, 729 का अंडर रूट आ जाएगा मेरे भाई 27, लेकिन यहां दशमलव के बाद क्या है 2 अंक है, तो अंडर रूट लोगे दशमलव के बाद 1 अंक आएगा, तो यानी कि आ गया 14.19 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2.7। तो माइनस करने पर क्या आएगा मेरे भाई, यह आएगा 11.49। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो गया जी। बात खत्म। तो 1 से लेके 50 तक वर्ग, 30 तक पहाड़े और 25 तक क्यूब आप याद कर लीजिए। यह सवाल बताओ जरा, अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घटेगी। ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन किसके बराबर होगा, ए की पावर एम माइनस एन, लेकिन मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगी। ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन बराबर ए की पावर जुड़ जाएगा एम प्लस एन। अब आप मुझे इसका मान बताओ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना, तो डिवाइड में पावर घट जाएगी। 47 की पावर -8 और ये माइनस का 3 हो जाएगा -11। फिर मल्टीप्लाई है 47 की पावर -19 के साथ। अब बेस तो अब भी सेम है 47, फिर डिवाइड में पावर जुड़ जाएगी, तो -11 और -19 जोड़ के कितना हो जाएगा -30। ये सवाल का आंसर आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब ये दो करके बताओ। एक वस्तु का क्रय मूल्य 620 है, अंकित मूल्य 800 रुपए। अगर विक्रेता अंकित मूल्य पर 7% का डिस्काउंट देता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 620 रुपए।
अब इसका मार्क प्राइस रखा है 800 रुपए। अब 800 रुपए पर जो सेलर है 7% डिस्काउंट देता है। बताइए अगर 100% पर 7% डिस्काउंट देगा तो सामान बिकेगा कितना? 100 में से 7 घटाइए, 93% में, तो सामान 800 के 93% में बिकेगा। लाभ क्या होगा मेरे भाई? सीपीएसपी का आप रेशियो ले लीजिए, देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है भाई, 31 दूनी 62 और ये 31 तिया 93। ठीक है, अब 4 से भी कट जाएगा, 4 पंजे 20 और ये 4 दूनी 8, यानी कि आ गया भाई 5:6। सीपीएसपी का रेशियो आ गया। अल्टीमेटली 5 का सामान 6 में बिका तो 1 का प्रॉफिट हो गया 5 पर, और 1/5 यानी कि 20% का आपको लाभ हो जाएगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है बच्चों, ये आप हमें करके दिखा दो। किसी व्यापारी ने 46 रुपए में 46 प्लेट खरीदी, यानी कि एक प्लेट कितने की खरीदी है? फिर 1 रुपए की। ट्रांसपोर्ट के दौरान 23 प्लेट टूट गई और बाकी प्लेटों को 3.2 रुपए पर प्लेट के हिसाब से बेच दिया। व्यापारी का लाभ ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ मेरे भाई, 46 रुपए में 46 प्लेट खरीदी तो एक प्लेट 1 रुपए की पड़ी। अगर 3.2 रुपए की बेची है प्लेट पर प्लेट, तो हर प्लेट पर 2.2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है हर प्लेट पर। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप खरीदी थी 46 लेकिन 23 तो टूट गई, तो बाकी 23 प्लेट ही बेची। हर प्लेट पर 2.2 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 23 प्लेट पे कितने का फायदा होगा? 23 से गुणा कर देंगे, ये प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बात समझो कि जो 23 प्लेट टूट गई हैं, एक प्लेट आपने 1 रुपए की खरीदी, 23 टूट गई, तो यानी कि 23 रुपए का नुकसान भी तो हो गया है, 23 का लॉस भी तो हो गया। तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो ये होगा। यहां से अगर 23 कॉमन ले लेंगे तो 2.2 में से 1 घटाएंगे तो 1.2 आएगा, 23 और 4.6 यानी कि 27.6 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट हो। ये आंसर है मेरे भाई, है ये बढ़िया तरीका भी है करने का। ऐसा ही एक सवाल बताओ आप, दो संख्या दी है अगर ए और बी, तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल या हिंदी में तृतीयानुपाती किसके बराबर होगा? b² बटा ए। याद रखिए 32 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल x है, तो x का मान क्या आएगा? तो भाई x का मान आएगा 24 का स्क्वायर बटे 32। ये a है, दूसरी संख्या b है। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर यानी कि 24 गुणा 24, ठीक है भैया, और बटे 32, ये x की वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म। तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 छिक 24 यानी कि 18। तो इस सवाल का आंसर आ गया 18। बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बताइए। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 87% रजिस्टर वोटर ने वोट डाले, 5% वोट इनवैलिड है। जीतने वाले को वैलिड वोट का 52% मिला और 1653 वोटों से चुनाव जीता। कुल कितने वोटर्स थे? देखिए एक लाइन में सॉल्व करना सिखाऊंगा। माना जैसे कुल n वोटर्स थे, कितने लोगों ने वोट डाला? 87%। 87% का मतलब 87/100 ये डाले गए वोट है। अब जितने वोट डले उसमें से 5% यानी कि 1/20 तो वोट खराब है, इनवैलिड है, तो 20 में से 1 इनवैलिड है, तो बाकी 20 में से 19 वैलिड है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ वैलिड वोट, ठीक है। अब जीतने वाले को मिला है भाई साहब वैलिड वोट का 52%, तो इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 48%। 100 में से 52 घटाओ तो कितने वोटों के डिफरेंस से जीता? वैलिड वोट का 52 माइनस 48, 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, इतने वोटों के डिफरेंस से जीता। जबकि जीता कितने वोटों से? 1653 वोटों के अंतर से जीता है, तो हमने इसको बराबर कर दिया। दैट्स इट, ये आ गया आपका आंसर एक उसमें, ठीक है। 19 से काटेंगे, 19 8 152 और 19 7 133 से 87 से 87 भी कट गया, तो n कितना आ गया मेरे भाई? 25 गुणा 20, 500 गुणा 100, 50,000। तो 50,000 यहां पर वोटर्स की संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। ये वाला जरा करके दिखा दो। अब एक जिले की जनसंख्या है 3,73,000, जिसमें से 2,27,000 पीड़ित पुरुष हैं। 69% पॉपुलेशन लिटरेट पढ़ी लिखी है, 69% पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो पूछा कितनी % महिलाएं पढ़ी लिखी हैं? बताइए भैया पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? 69% मेल। हमें नहीं पता कि फीमेल कितने % पढ़ी लिखी हैं, नहीं पता, लेकिन पूरी जनसंख्या, जनसंख्या का मतलब हो गया मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल मिलाकर 69% लोग ही पढ़े लिखे हैं। अब आप खुद सोचो मेरे भाई कि ये दोनों वैल्यू सेम है, 69। आदमी भी 69% पढ़े लिखे हैं, औरत भी 69% पढ़ी लिखी हूं,
तभी तो टोटल पॉपुलेशन भी 69% पढ़ी लिखी आएगी। हर व्यक्ति अगर समाज का 69% पढ़ा लिखा है तभी तो मेल प्लस फीमेल 69% आएगा। तो इस सवाल का आंसर कुछ भी नहीं है, 69% ही होगा। ये बताओ, खत्म। 4 साल पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के दुगने से 37 साल अधिक थी। ठीक है, मान लीजिए जैसे फादर की जो प्रेजेंट में एज है एफ और सन की एज है एस, तो 4 साल पहले पिता की उम्र कितनी होगी? f-4 ये होगी। तो ये क्या है? 4 साल पहले सन की एज क्या होगी? s-4। तो फादर की जो एज है वो सन की एज के दुगने से 37 साल ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई? ये f है और ये 2s को हम इधर ले आते हैं, f-2s। ठीक है जी, और ये क्या आ जाएगा? -8, ये इधर जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो -4, 37 -4 33, ये आ जाएगा इक्वेशन जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पूछा अब से कितने साल बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी? यही आंसर है 33। नहीं समझे होंगे, मान लो n साल बाद हो जाएगी। भाई n साल बाद फादर की जो एज है वो सन की एज की दुगनी हो जाएगी। फादर की एज n साल बढ़ेगी, सन की भी तो n साल बढ़ेगी। तो मेरे भाई यहां से 2s जब मैं इधर लाता हूं तो f-2s बराबर क्या आएगा? 2n में से n घटाएंगे n, और यही तो f-2s आपको डायरेक्ट दिया हुआ है किसके बराबर? 33 के बराबर। तो यानी कि 33 साल बाद फादर की एज जो है सन की एज की डबल हो जाएगी। क्या गजब सवाल है, ये करके बताइए भाई। ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी प्रेजेंट एज का योग 283 साल है। अब से 17 साल पहले उनकी एज का अनुपात 10:8:11 था। ये 10:8:11 प्रेजेंट से 17 साल पहले एज का अनुपात था। पूछा है सी की प्रेजेंट एज कितनी है? अब आप एक बात देखो, 17 साल पहले तीनों की टोटल एज कितनी थी? 10, 8, 18 और 11, 29। अब सवाल में लॉजिक ये है कि तीनों की प्रेजेंट में टोटल एज का समय 283 साल। अगर मैं 17 साल पहले जाता हूं तो तीनों की एज 17, 17, 17, यानी कि टोटल 51 साल कम हो जाएगी। तो 283 में से 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 232 साल। तो अब से 17 साल पहले तीनों की टोटल एज का सम 232 साल होना चाहिए। 29 की वैल्यू 232 है, कितने गुना? 8 गुना, ये 8 गुना है। तो सी की एज कितनी आएगी मेरे भाई? 11 यूनिट। 11 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 88 साल। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये सी की एज प्रेजेंट से 17 साल पहले है। तो अभी सी की प्रेजेंट में एज कितनी होगी? 88 में फिर 17 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 105 साल इस सवाल का आंसर है भाई। सी तो बड़ा ज्यादा जी लिया है, अब तक तो टपक जाना चाहिए था इसे। ये बताओ, सवाल है प्रथम 151 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप इसी कॉन्सेप्ट में n की जगह क्या रख दीजिए? 151 रख दो। तो 151 प्लस 1 152 गुणा 151 दूनी 302 प्लस 1 303/6, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये किससे कट गया? 3 से कट गया 101, और ये मेरे भाई 2 बार, 2 से 152 चला गया 76 बार। तो 76 की 101 में गुणा करेंगे तो 7676 आंसर आ गया। ये आंसर हो गया भैया। ठीक है, एक सवाल आप करके बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 साल में मूल राशि की दुगनी हो जाती है, कितने साल में यह अपनी राशि का 64 गुना हो जाएगी? आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई पैसा निवेश किया, ये हर 3 साल में डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है हर 3 साल में। तो पूछा है 64 गुना कितने साल में होगा? 64 का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए दुगना होने में, यानी कि 2 की पावर 1 होने में 3 साल लगा है, तो पावर 6 करना है मेरे प्यारे भाई, तो आपको समय भी 3 का 6 गुना लगेगा, 18 साल। बस यही सिंपल लॉजिक है कि हर 3 साल में आपका पैसा डबल होता जाएगा, तो टोटल 18 साल में 64 गुना हो गया। ये आप करके दिखाएं। एक जिले की जनसंख्या 3,62,000 है, जिसमें से 1,81,000 पुरुष हैं। आप बताओ 3,62,000 का आधा ही है 1,81,000, यानी कि आधे पुरुष हैं तो बाकी आधी महिलाएं होंगी, यानी कि मेल फीमेल की संख्या का अनुपात क्या रहा? 1:1 मेल फीमेल बराबर है। अब बोला है 47% जनसंख्या साक्षर है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन का मेल प्लस फीमेल में मिलाकर 47% पढ़े लिखे हैं।
35% पुरुष साक्षर है, 35% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो आपसे पूछा कितने परसेंट महिलाएं लिटरेट है, पढ़ी लिखी हैं। देखो जब मेल फीमेल की संख्या बराबर है तो ओवरऑल ये जो 47% है ये एवरेज होगा इन दोनों का मेरे भाई, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। 47 एवरेज आना चाहिए। अगर देखिए 47 से 35 कितना 12% कम है, तो ये 47 से 12% ज्यादा रहा होगा 59%। बात खत्म। यानी कि 59% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ये अप्रोच है, कोई कैलकुलेशन फर्जी नहीं करनी है आपको। ये बताइए पहली n क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है वो n+1 के बराबर होता है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल समझते हैं 2 4 6 8 10, इनका जो एवरेज होगा पहली एन का वो n+1 होगा। सवाल देखो 157 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या आएगा, 157 में एक जोड़ देंगे 158, सीधा आंसर मेरे भाई। ये बताइए एक आदमी 4.5 घंटे तक 23 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर वह अपनी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है और 1 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। पूरी जर्नी के दौरान आदमी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक आदमी 4.5 घंटे तक तो चला ही रहा है 23 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी और अगले 1 घंटे में पहुंच गया डेस्टिनेशन तक। यानी कि अगले 1 घंटे में 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा जाएगा, 11 किलोमीटर। अगले घंटे 11 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा मेरे भाई। तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जा रहा है। आपसे पूछा पूरी जर्नी के दौरान एवरेज स्पीड, पूरी जर्नी कितने घंटे की हुई, 4.5 घंटे ये और 1 घंटा ये, यानी कि 5.5 घंटे की। तो यानी कि केक कटेगा तो समय बटेगा। इस 11 किलोमीटर को 5.5 घंटे में बांट देंगे तो कितना, 2 बार चला जाएगा। यानी कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 23 और 2 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसे सोचना है मेरे भाई, फर्जी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये बताओ एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह इस दूरी का 2/3 इस समय के 3/7 में तय करता है। तो शेष दूरी के बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितने किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। एक आदमी को कितनी दूरी जाना है, 222 किलोमीटर। 222 किलोमीटर में से वो कितनी दूरी चल चुका है मेरे भाई, 2/3। तो बची कितनी दूरी, 1/3। 222 का 1/3 डिस्टेंस उसको जाना है कितने समय में भाई, टोटल समय कितना लगना चाहिए, 14 घंटे। 14 घंटे में से 3/7 समय ऑलरेडी बीत चुका है। तो बचा कितना मेरे भाई, 14 का 4/7। 1 में से 3/7 घटाएंगे, 4/7 घंटे। यानी कि इतनी डिस्टेंस जानी है इतने घंटों में। तो ये आ गई स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में ना। बताओ कोई समस्या, चले कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सिंपल कैलकुलेशन। 7 से 14 आपका 2 बार कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा 3 से 222 आपका कितना भैया, 74, ठीक है भाई। और 2 से भी 74 आपका कट जाएगा 37 बार, यानी कि 37/4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 नाम 36, 9.25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन प्यारे भाई, ये करके बताएंगे जल्दी से। एक वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद प्रशांत उसे 2160 रुपए में बेचता है और 28% का लाभ कमाता है। अगर वस्तु को बिना किसी छूट के बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। देखिए भाई, अगर किसी सवाल में छूट प्रतिशत दिया है, लाभ का प्रतिशत दिया है, तो क्रिय मूल्य संकित मूल्य का रेशियो आ जाएगा 100 - d/100 + p फॉर्मूले से। डिस्काउंट कितना है, 20, तो 100 - 20 80। प्रॉफिट कितना हुआ, 28%। 100 + 28 128। ये किससे कट गया बेटा, 16 से। 16 × 5 80, 16 × 8 128। अगर आप सामान को बिना किसी डिस्काउंट पे बेचोगे, इसका मतलब सीपी है 5 के सीपी का सामान कितने में बिकेगा भाई, 8 में, एमआरपी में बिकेगा। 5 के लागत मूल्य का सामान एमआरपी 8 में बिकेगा, तो लाभ कितना होगा, 3 का लाभ होगा मेरे दोस्तों 5 पर। 1/5 20%, 3/5 60% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। ये सवाल बताओ जल्दी जल्दी। अब 30 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ 20% है, तो x का मान क्या होगा। देखिए कितना लाभ है वस्तु पर, 20%, यानी कि 1/5। यानी कि वस्तु का अगर सीपी 5 है लागत मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 6। सवाल के अनुसार 30 वस्तुओं का लागत मूल्य क्या आएगा भाई, 30 से गुणा। ये किसके बराबर है, ये x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने देखो बराबर कर दिया। ऐसे 30 कितनी बार कट गया, 5 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25। इससे सरल तरीका नहीं करने का मेरे प्यारे भाई, ये सवाल करके दिखाओ। ए शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 22.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज।
भाई एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ है। 22.5% का क्या मतलब होता है भैया? 2.5% का मतलब 1/40। 22.5% को फ्रैक्शन में कहेंगे 9/40। लेकिन ये लाभ सेलिंग प्राइस पर है, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस अगर 40 है तो लाभ आपका 9 है। पूछा एक्चुअल लाभ परसेंट, भाई एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज तो सीपी लागत मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। अब आप खुद ही सोचो, आपने सामान को 40 रुपए में बेचा, आपको 9 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने खरीदा कितने में होगा? 40 में से 9 घटाओ, 31 में खरीदा होगा। भाई 31 में खरीदोगे, 9 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 40 में बिकेगा। यानी कि सीपी 31 पर 9 का प्रॉफिट है। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो 900 के 31 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 29% आपका वास्तविक लाभ प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बच्चे। ये बताइए, मंजीत को सेल में पहले साल में 5% की वृद्धि, दूसरे साल में 25% की वृद्धि प्राप्त होती है। प्रेजेंट सेल है 1,59,600 रुपए। 2 साल पहले सेल कितनी थी? बड़ा आसान सवाल है। पहले साल सेल कितनी बढ़ गई? 5%। फ्रैक्शन में 1/20, यानी कि 20 थी तो 21 हो गई, 20 से 1 बढ़ के। फिर अगले साल कितनी बढ़ी सेल? 25%, यानी कि 1/4, यानी कि सेल अगर 4 थी तो 4 से बढ़ के कितनी हो गई? 5। सीधी सीधी गुणा, तो 5 से 20 कितना चला जाएगा? 4 बार, यानी कि क्या आ गया? 21/16। यानी कि अगर 2 साल पहले इनिशियल सेल 16 थी तो अब कितनी हो गई है? 21। 21 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 1,59,600। बताओ कितने गुना है? तो ये चला जाएगा भैया आपका 21 सत्ते 147। कितना बचेगा? 12। 21 छिक्का 126, 7600 गुना। तो 16 की वैल्यू भी कितना आ जाएगी? 16 गुणा 7600 रुपीज। तो आंसर के एंड में 2 जीरो आएगा, उसके बाद आएगा 6 36 6, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक होगा। 16 सत्ते 112, यानी कि 1,01,000 से बड़ा आएगा। तो आंसर क्या बचा? बी ऑप्शन। देखो इतना हल्का क्वेश्चन है, ये बताइए। जैसे संख्या n है, बताओ n कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य, यानी कि n के कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है मेरे भाई। तो यहां देखो, ये 2 की पावर 9 है, पावर को 2 से डिवाइड करो। 9 को 2 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, है ना। पावर को 2 से डिवाइड करो। 3 की पावर 7 है, 7 को 2 से भाग करो, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, उसमें 1 जोड़ना है 4। ये 4 है, 4 को 2 से भाग करो, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, उसमें 1 जोड़ो मेरे प्यारे भाई, क्या आ गया? 3। ये 7 की पावर 3 है, 3 को 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 बार जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे 2, तो 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120। तो इस संख्या के 120 गुणनखंड परफेक्ट स्क्वायर है। ये बेस्ट तरीका है। पावर को 2 से डिवाइड करो, 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए मेरे भाई। ये सवाल सेम है, ऐसा बनाओ। अमन और पवन ने मिलकर एक बिजनेस में 76,500 रुपए इन्वेस्ट किया। साल के एंड में 20,000 के कुल प्रॉफिट में से पवन का हिस्सा था 4800। उनके इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है? भाई जिस रेशियो में प्रॉफिट हो रहा है उसी रेशियो में पैसा भी लगाया होगा, कि टाइम दोनों के लिए सेम है, 1 साल। अब आप बताओ, कुल प्रॉफिट हुआ 20,000, उसमें से पवन का हिस्सा कितना है? 4800। आप इसका रेशियो ले लो मेरे भाई। ये 2 जीरो कट गई पहले तो, फिर किससे चला गया? 8 से। 8 से 225 बार, 8 छिंग 48, यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 25 है तो उसमें से पवन का हिस्सा कितना है? 6। तो बाकी फिर अमन का कितना बचा होगा? टोटल 25 होना चाहिए। 19 6 25। अगर अमन पवन के बीच प्रॉफिट इस रेशियो में बांटा गया है तो उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट भी इसी रेशियो में किया होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट है 19 और 6 25, जबकि कुल पैसा इन्वेस्ट किया है 76,500 रुपए। बात को समझे। सवाल में पूछा क्या है? उनके इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, यानी कि 19 और 6 का डिफरेंस। 13 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए तो आंसर 13 का मल्टीपल आएगा, या सॉल्व भी कर सकते हैं। 25 तिया 75 और 0, 25 छिक्का 150, 3060 गुना, तो ये भी 3060 आएगा मेरे भाई। तो 39,000, 13 छिंग 78, 39,780 रुपए पवन और अमन के निवेश का अंतर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से ए वाला सही है। ये बताइए करके। 35,600 की धनराशि को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 8 गुना, बी का 3 गुना, सी का 6 गुना बराबर है। तो ए का हिस्सा क्या होगा? सवाल कह रहा है भाई ए का 8 गुना, बी का 3 गुना और सी का 6 गुना, यानी कि 6 सी बराबर है। तो ए का शेयर कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको ए बी सी का रेशियो पता करना है।
मैं आपको तरीका बताऊं, 8, 3 और 6 इनका एलसीएम होता है 24। भाई मैंने मान लिया तीनों 24 के बराबर है माना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/8 3, बी की वैल्यू आ जाएगी 24/3 8, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/6 4। ये ए बी सी के शेयर का रेशियो आ गया। अब इसमें से ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर आ जाएगा भाई 3 यूनिट। तीनों का टोटल कितना है 3 8 11 4 15, कितने का मेरे प्यारे भी 35,600 रुपए में से, बस बात खत्म। ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है। अच्छा 3 से 15 तो 5 बार कट ही गया, अब 5 से इसको काट लो, 35 हार जाएगा 7,000 बार और 600 जाएगा 120 बार, तो 7,120 रुपए एक का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है एकदम। ये वाला बताइए। नेहा, रजत और अविनाश ने एक बिजनेस शुरू करने के लिए 1210, 1650, 1300 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। साल के एंड में प्रॉफिट हुआ 1200। इस प्रॉफिट में अविनाश का हिस्सा कितना है? जो आदमी जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको प्रॉफिट में उतना हिस्सा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट बांटा जाएगा। इन तीनों ने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है? रेशियो लेंगे तो 0 कट जाएगा और तो आगे कटेगा नहीं, यानी कि 121:165:130 इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में मिलेगा। पूछा अविनाश का शेयर, अविनाश यानी कि तीसरा बंदा, इसका शेयर होगा 130 यूनिट आउट ऑफ टोटल। तीनों का टोटल कितना आप जोड़ देंगे, 1 5 6 12 16 28 28 और 13 41, ये आ जाएगा अविनाश का शेयर। कितने रुपए के प्रॉफिट में से निकालना है? 1200 रुपए में से, तो गुणा 1200 रुपए। बस ये सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है भाई। तो यहां पर आप देखो 13 से 10 बार, 13 × 39, 13 दूनी 26, ये 2 से भी कट गया, ये 5 बार, ये 16 बार, और 16 से 16 7 112 8 16 5 80, 5 × 75 आ गया भाई 375 रुपीज। बस इतना सा आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बिल्कुल सेम ऐसा सवाल बताइए। 7 अंकों की एक संख्या 77 से विभाज्य है। इस संख्या में अगर 91 जोड़ दिया जाए तो जो परिणामी संख्या आएगी वो सदैव निम्नलिखित में से, इन चारों संख्याओं में से ऑलवेज किससे डिविजिबल होगी? भाई अगर कोई संख्या 77 से डिवाइड होती है यानी कि वो संख्या 77 का कोई मल्टीपल होगी, 77 गुणा समथिंग। अगर इस संख्या में 91 जोड़ दिया जाए तो ये नया नंबर बन गया। पूछा ये नया नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? आप बताओ। ये है 77, ये है 91। 77 91 में क्या कॉमन है? 7। 77 7 × 11, 91 क्या है? 7 × 13, यानी कि ये नंबर भी 7 से कट रहा है, ये नंबर भी 7 से कट रहा है 91, और बीच में क्या है? जोड़ा गया है, यानी कि जो पूरा नंबर है मेरे प्यारे भाई ये 7 से कटने वाला होगा कि नहीं? हमेशा, क्योंकि ये नंबर भी 77 के 7 का मल्टीपल है, 91 भी 7 का मल्टीपल है, तो रिजल्टेंट संख्या हमेशा 7 से कटेगी। खेल एक रेडियन जो एंगल होता है उसकी वैल्यू लगभग 57 डिग्री के बराबर होती है। कितनी भाई साहब? लगभग 57 डिग्री। अब जैसे ये 3 रेडियन को डिग्री में बदलें, इस सवाल के जो आंसर है मेरे भाई काफी दूर दूर है, अप्रोक्स है, तो ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट बदल सकते हो, क्योंकि एक रेडियन 57 डिग्री है तो 3 रेडियन फिर कितने डिग्री के बराबर होगा? 3 × 57 डिग्री, तो अप्रोक्स कितना आएगा? ये 171, 171 डिग्री के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन आ गया बच्चों, सही। ठीक है, ऐसे बहुत सवाल लेटेस्ट आए हैं, ये बताओ। वस्तु x और y के क्रिय मूल्य का अनुपात 2:3 है। भाई दो वस्तु x और y, उनके सीपी का रेशियो 2:3 है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 43% का लाभ कमाया, उसने वस्तु y को बेचकर 12% की हानि हुई। हानि मतलब निगेटिव। तो सवाल यह है संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, यानी कि दोनों वस्तु x और y पर कुल मिलाकर टोटल लाभ हानि प्रतिशत क्या है। जहां x + y टोटल पूछा जाएगा वहां क्या लगाएंगे? डेविएशन या वेटेड एवरेज। भाई x पे 2 का 43% लाभ हुआ, 2 का 43% यानी कि 86, y पे 3 का 12% लॉस हुआ यानी कि 12 × 36। ये आपका टोटल ओवरऑल आ गया प्रॉफिट लॉस कितने के समान पर? 2 और 3 5 के समान पर। तो 86 माने 36, 50/5 10%। आंसर पॉजिटिव आया फाइनल, यानी कि आपको 10% का ओवरऑल गेन हुआ, लाभ हुआ, बात खत्म। इतने हल्के सवाल है, ये बताओ जल्दी से। बोला है एक सर्कल का सेक्टर है जिसकी त्रिज्या रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल π/6 है, एरिया क्या होगा? और आंसर देखो दशमलव अप्रोक्स में है। ठीक है, तो π/6 यहां पे रेडियन में दे रखा, डिग्री में बदलो, पाई की जगह आप 180 डिग्री रख देंगे, पाई रेडियन 180 डिग्री, 180/6 आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां वैल्यू रखो। आंसर अप्रोक्स में निकालना है तो पाई की अप्रोक्स वैल्यू ले लो 3.14, रेडियस आपकी 10 है, 10 का स्क्वायर,
सेंट्रल एंगल थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे तो 30 डिग्री बटे 360 आ जाएगा, 1/12 ये आ गया, क्या आएगा 314/12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये 12 दूनी 24, 7 4 12 चिंग 72, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। और ऐसा पहला ही ऑप्शन है प्यारे भाई, बात खत्म हो गई। ये सवाल करके दिखा देंगे आप। कॉन्सेप्ट देखो भाई, अगर ये सेक्टर, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेक्टर है, इसकी रेडियस आर है, इसका चाप हो गया है आर्क, इसकी लंबाई एल है, ये यहां पे सेंटर पे थीटा कोण बना रहा है, तो कंसेप्ट है एल बराबर आर इंटू थीटा। ठीक है जी, थीटा जहां रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा मेरे भाई। अब सवाल देखेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 10 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाले एक त्रिज्यक खंड यानी कि सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या है, और आंसर रेडियन में ही है। तो केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो ना। चाप की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, थीटा कितने रेडियन है ये आपको निकालना है, तो थीटा आ जाएगा 10/5, 2 रेडियन आंसर बताइए। इससे हल्का कुछ हो सकता है क्या बच्चों, ये बताइए करके सीडीएस में आया था। 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची, 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए इस डायमेंशन की ईंटों की संख्या ज्ञात करिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। देखो पहले दीवार का आयतन निकालो, क्या आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सब सेंटीमीटर में बदल लेते। 81 मीटर है तो 8100 सेंटीमीटर लंबी दीवार हो जाएगी। ऊंचाई कितनी है, 29 मीटर या 2900 सेंटीमीटर। मोटाई है 0.8 मीटर, सेंटीमीटर बदलेंगे 100 से गुणा, 80 सेंटीमीटर। ये दीवार का आयतन हो गया। लेकिन दीवार में 40% तो सीमेंट है, यानी कि ईंट कितनी लगी है, 60%। 100 में से 40 घटाएंगे ना, 60% यानी कि 0.6। ये दीवार में लगी ईंटों का आयतन है। इसको डिवाइड कर दो एक ईंट के वॉल्यूम से, यानी कि 72 गुणा 50 गुणा 25 से आप डिवाइड कर दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। बात खत्म। डेसिमल से ये 0 चला जाएगा। 25 से 100 आपका 4 बार, 8 नाम 72 मेरे प्यारे भाई। 9 से 8100 आपका 900 बार चला जाएगा, और ये देखिए 50 से 100 आपका 2 बार। क्लियर है, तो केवल हम यहां पर यूनिट मैच कर लेंगे। 9 दूनी 18, 8 नाम 72, 2 2 चौक 8, 8 6 48, 8 एंड में 8 आएगा, ये वाला आंसर है। बेस्ट तरीका है, टोटल दीवार के ईंट को आयतन को एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये बताएं करके। प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिक्रीज बाई X% एंड देन इंक्रीज बाई X%, फाइनल प्राइस बिकम्स 10% लेस देन द ओरिजिनल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, अप्रोक्स बताना है। देखिए एक प्रोडक्ट का प्राइस पहले X% घटा, फिर X% बढ़ा, तो कितना नेट चेंज आएगा, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस X²/100% डिक्रीज हो जाएगा। जबकि सवाल के अनुसार प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस से 10% लेस है, 10% यानी कि प्राइस घटा है। तो यहां से प्यारे बच्चों X² क्या आएगा, 100 की 10 में गुणा हो जाएगी 1000। ठीक है, तो X की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 1000 का अंडर रूट, ये है भैया। एग्जैक्ट तो निकलेगा नहीं, अप्रोक्स आएगा। अब आप ये देखो 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो जो भी आंसर आएगा 32 से कम आएगा। ठीक है, ये बचा। 31 का वर्ग होता है 961, ये 1000 है, तो जो भी आंसर आएगा 31 से बड़ा आएगा, 32 से छोटा आएगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं है, ये उत्तर आ गया ए ऑप्शन। ये थोड़ा टफ है, इसको आप करके बताएं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1128, 1537 और 1834 को भाग करने पर शेषफल क्रम से 7, 3 और 5 आए। सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 1128 को भाग दूं तो 7 शेषफल बचे, यानी कि 1128 में से 7 घटाऊंगा तो 1121 को भाग करने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। 1537 को भाग करूं तो 3 शेषफल आए, यानी कि 1537 में से 3 घटाऊं तो 1534 को डिवाइड करूं, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 1534 पूरा पूरा कटना चाहिए। 1834 को भाग करूं तो 5 शेषफल आए, तो 1834 में से अगर 5 घटा देंगे तो इसका मतलब 1829 उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो इन तीनों को काट दे, यानी कि इनका HCF हमें निकालना है। अब इनका HCF आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, या क्या मेथड है मेरे भाई, डिफरेंस देखो। सबसे कम डिफरेंस यहां पे आएगा मेरे दोस्त, 9 में 4 गया 5, और ये आपका 9, और ये प्यारे भाई आपका 295। HCF या तो 295 होगा या 295 का फैक्टर। 295 तो है नहीं ऑप्शन में, 295 खुद किससे कटता है, 5 से,
तो 5 पचे 25, 4 5 नाम 45, यानी कि 59 मुझे दिखाई दे रहा है। तो HCF मेरे भाई 295 का एक फैक्टर ऑप्शन में एक ही है 59, यही आंसर हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। ये हो गया सवाल सॉल्व। तुरंत ये बताओ 332 और 343 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं समेत ज्ञात कीजिए। 332 और 343 को इंक्लूड भी करना है और इनके बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं वो आपको काउंट करके बताने। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी से डिवाइड ना हो। 332 प्राइम नहीं है क्योंकि ये 2 से कटता है, ये 3 से कट रहा है मेरे भाई, 4 आ रहा है एंड में, इवन नंबर है, प्राइम नहीं है। ये 5 से कट जाएगा मेरे भाई, 6 आ रहा है एंड में, 2 से कट जाएगा, प्राइम नहीं है। ये प्राइम हो सकता है, ये सड़ा हुआ लग रहा है, ये 2 से कट जाएगा। 393 3 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, इवन नंबर है। ये देखो 11 से कट रहा है ना, 3 1 4 -4 डिफरेंस 0 हो रहा है। ये भी मेरे दोस्तों प्राइम नहीं है, 2 से कट रहा है। 7 का क्यूब है, 7 से कट रहा है, प्राइम नहीं है। तो एक नंबर तो बच गया कम से कम, यानी कि कम से कम एक प्राइम तो दिख ही रहा है, तो आंसर एक ही हो सकता है। चलते बनो आगे मेरे भाई, चेक भी कर सकते हो मेरे भाई कि 337 से छोटा किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 17 का ना, 17 से कट रहा है, 13 से ना, 11 से, यानी कि प्राइम नंबर है। ये जरा बना के दिखाओ ऐसा भाई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, पेपर में भी देखा होगा। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको इन दोनों की वैल्यू देगा और आपसे सवाल में ये पूछेगा, जैसे ए प्लस बी प्लस सी 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 22। पूछा क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो हमें फॉर्मूला याद है, इसमें वैल्यू रख दो बच्चों, केवल ए प्लस बी प्लस सी 13 इंटू ए प्लस बी प्लस सी 13 का स्क्वायर 169, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 22, तो 22 का 3 गुना 66। तो कितना हो गया प्यारे स्टूडेंट? देखो 13 का मल्टीपल तो आएगा ही, 169 में से 66 घटाओ 103, यानी कि कितना आ गया? 1339। और यही सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलो एक बना के दिखाइए। विहान को 15 घंटे में 861 किलोमीटर दूर बेंगलोर पहुंचना है। कितना? 861 किलोमीटर दूर। 8 घंटे के लिए उसकी चाल 37 किलोमीटर परावर्ती, अगले 136 किलोमीटर के लिए उसकी चाल 34 किलोमीटर परावर्ती। 15 घंटे के समय में बेंगलुरु पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से यात्रा करनी पड़ेगी? देखो 861 किलोमीटर जाना है, वो 8 घंटे तक गया 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितनी डिस्टेंस गया होगा? स्पीड गुणा टाइम, 37 गुणा 8 कितना आ गया? 296 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कितना? अगला 136 किलोमीटर गया, यानी कि इतनी डिस्टेंस वो जा चुका है। तो बची कितनी डिस्टेंस भाई? 296 और 136 कितना आ जाएगा? 300 और ये 432 हो जाएगा। तो 861 में से 432 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फिर आपका? 429 किलोमीटर। ठीक है भैया, तो आपको 429 किलोमीटर डिस्टेंस अभी और जानी है। कितना समय लग गया भाई? 8 घंटे तो यहां लग गए आपको। ठीक है, 136 किलोमीटर आप गए थे कितने की चाल से? 34 की चाल से। तो कितना टाइम लगा होगा? 136 बटे 34, 4 घंटे, यानी कि 15 घंटे में से 8 घंटे प्लस 4 12 घंटे बीत गए। तो बची घंटे कितने समय में जानी है? बची दूरी 3 घंटे में जानी है। तो अब किस स्पीड से चलना पड़ेगा? डिवाइड कर लो, ये कितना आ जाएगा? 143 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ऑप्शन नंबर सी। कहीं से कहीं तक मुश्किल था ये? नहीं। ये बताइए, अगर किसी समबाहुभुज में n भुजाएं तो उसके सभी आंतरिक कोणों का जो योग होगा उसका फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री। और उस समबाहुभुज का अगर बाह्य कोण निकालना है तो उसकी वैल्यू आएगी 360 डिग्री बटे n। ये दोनों रट लो। सवाल देखो, एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों की मापों का योग कितना है? 2520 डिग्री। तो बहुभुज का क्या पूछा है? एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण पूछा है। भैया समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या आएगा? n-2 गुणा 180 डिग्री। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दी है? 2520 डिग्री के बराबर। तो 0 कट जाएगा, 18 से काटेंगे, 18 कम 18 और 7, 18 चौक 72। तो n की वैल्यू आ जाएगी क्या? -2 उधर चला जाएगा, 14 2 16। अब आपसे पूछा है त्रिभुज का बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी? 360 डिग्री बटे n की वैल्यू यहां पे 16 है। ये किससे कट गया प्यारे बच्चों? 8 से कट जाएगा। 8 से 360 45 बार, 8 से 16 2 बार, यानी कि 45 बटे 2, तो यानी कि 22.5 डिग्री। बी ऑप्शन आ गया। बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल बना के दिखाओ।
402 और 409 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्याएं आप समझते हैं, वो संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटती। जैसे 402, ये संख्या 2 से कट जाती है, अभाज्य नहीं है। 403 ये हो सकती है, 404 4 से कट जा रहा है, 405 5 से कट जा रहा है, 406 भी आपका 2 से कट जा रहा है, 407 देखो 11 से कट गया ना, 4 7 11 और 0 का डिफरेंस 11 ना, 11 से कट गया। 408 ये भी 4 से कट जा रहा है, यानी कि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकते हैं। 4 9 13, 4 3 7 ना, 3 से कट रहे 9 से। देखो मैं कैसे पता करूंगा कि ये कोई प्राइम नंबर है कि नहीं? 403 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है? 19, 19 का वर्ग 361। क्या 19 से कटता है? 19 दूनी 38 नहीं। क्या 19 से छोटा देखो 17 प्राइम नंबर 17 से कटता है? नहीं। 17 से छोटा प्राइम नंबर देखो 13 से कट रहा है, 13 3 39, 13 कम 13, हाँ जी 13 से कट गए, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि फिर मजबूरी है कि यही एक प्राइम नंबर होगा। तो क्या आंसर है इस सवाल का? एक। ठीक है बच्चे, ऐसे ही करके दिखाइए आप। सपना ने 22,800 की राशि को साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 5% वार्षिक और आंशिक रूप से 11% वार्षिक दर से निवेश किया। 4 सालों के बाद दोनों ही निवेश से समान ब्याज मिलता है। तो पूछा 5% वार्षिक की दर से निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। 22,800 को 2 हिस्सों में उसने निवेश किया है 4-4 साल के लिए, यानी कि टाइम सेम है मेरे भाई, ठीक है ना। अलग अलग ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है और दोनों ही इन्वेस्टमेंट से क्या ब्याज मिला? सेम सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप खुद बताओ कि भैया दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है तो सब बच्चे जानते हैं संख्याएं उल्टे अनुपात में होगी, यानी कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। 22,800 के 2 हिस्से आपने किए, एक 5% की दर से इन्वेस्ट किया, 11% की दर से इन्वेस्ट किया, तो रेट का रेशियो क्या है? 5-11, यानी कि आपने पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा? फिर उल्टा 11:5। पूछा 5% की दर से निवेश की राशि, 5% की दर से निवेश की राशि, यानी कि आपको फर्स्ट वाली धनराशि पूछी है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 11 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 11×5 16। कितने रुपए का बच्चों? 22,800 रुपए का। ये इस सवाल का आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई, और बहुत ही आसान सा सवाल है। 11 का मल्टीपल आंसर आएगा और एंड में मेरे प्यारे भी 5 आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ जी? ए ऑप्शन। कैलकुलेट करने के बाद 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, ये करके बताओ सेम। एक जोड़ी जूते को एक खुदरा विक्रेता द्वारा अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा जाता है, लेकिन खुदरा विक्रेता भी लागत मूल्य पर 28% लाभ अर्जित करता है। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का अनुपात क्या है? भाई आपको छूट दिया है अंकित मूल्य पर 20%, लाभ कितना हुआ? लागत मूल्य पर 28%। डिस्काउंट और प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 100 - D/100 + P। ठीक है भाई, तो वैल्यू रख दो। डिस्काउंट कितना देता है? 20%, तो 100 - 20 80। प्रॉफिट कितना होता है? 28%, तो 100 + 28 128। किससे चला गए? 16 से। 16 5 80, 16 8 128। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 5-8। लेकिन सवाल पूछ रहा है उल्टा, मार्क्ड प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो आंसर भी उल्टा आएगा 8:5, यानी कि ये रहा बी ऑप्शन। ये बताइए जल्दी से कि दो क्रमागत समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 2180। आपसे पूछा है संख्याओं का योग। बच्चे क्या मान लगेंगे? भी सम संख्याएं लगातार, एक संख्या x x + 2, वहीं आपका खेल खत्म है। तो दो लगातार इवन नंबर हैं, उनके स्क्वायर का सम 2180 है। आप बताओ 2180 का आधा कितना होता है? 1090। यानी कि मेरे मैं अंदाजा मार रहा हूं 1090 के करीब किस इवन नंबर का स्क्वायर आता है? 1090 के करीब किस इवन नंबर का स्क्वायर आता है? 30 का स्क्वायर 900, 32 का स्क्वायर 1024। तो कहीं संख्याएं 32 और उससे अगली 34 तो नहीं? आप मुझे बताओ, अगर मैं 32 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है? 1024। फिर 32 के आगे अगला इवन नंबर 34 है। 34 का वर्ग क्या है मेरे भाई? 1156। भाई ये है। अब आप बताओ इनके स्क्वायर को जोड़ के कितना आ रहा है? 2180 यार, तो सेट हो गया। ठीक है मेरे भाई, अगर सेट नहीं होता तो फिर मैं 34 36 लेके चेक करता, नजदीक की चेक करता। यानी कि दोनों संख्याएं 32 और 34 से इनका योग पूछा है, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 66। आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बच्चों। इसी टेक्नोलॉजी से ये बताओ करके, अगर किसी संख्या को 624 से भाग किया जाता है तो शेषफल 53 आता है। उसी संख्या को 16 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? मान लो कि भैया जैसे कोई संख्या n है, हम इसको 624 से भाग करते हैं
तो भाग करने पर शेषफल क्या आता है बच्चे? 53। अब इसी सेम नंबर को हम भाग करते हैं 16 से, तो शेषफल क्या आएगा? तो आप बस ये चेक करो कि 624 का ही फैक्टर है 16। हाँ जी है। तो आप कुछ मत करिए, इसी 53 को, इसी 53 को किससे भाग कर लो? 16 से भाग कर लो। 16 × 48 कट जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर? 5। तो इस सवाल का आंसर बंधु 5 है, डी ऑप्शन। ऐसे ही ये करके दिखाओ। 4000 की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, सब पता है, बस आपको क्या निकालना पड़ेगा? टाइम। देखिए साल है 2024, 4 से कटता है, लीप ईयर है, एक साल में 365 दिन होते हैं, पर 2024 में कितने दिन होंगे? 366 दिन। अच्छा, 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक लेना है, तो 12 फरवरी की सुबह से लेंगे। फरवरी कितने दिन की होगी 2024 में? 29 दिन की। तो भाई 29 दिन में से 11 दिन नहीं लेने, 12 से कहां तक लेने हैं मेरे प्यारे? 29 तक, यानी कि कितने दिन हो गए? 18 दिन। ठीक है, फिर मार्च कितने दिन का आएगा? 31 दिन का। फिर कहां तक लेना है? 13 अप्रैल तक, 13 अप्रैल की सुबह तक, यानी कि 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। तो कितना? 12। तो कितने दिन हो गए ये? 18, 12, 30 और 31, 61 डेज। बात समझे? यानी कि टोटल 2024 में कितने दिन होंगे? 366 दिन। 366 दिन में से 61 दिन का ब्याज आपको निकालना है, यानी कि कितना हो गया ये? 1/6 साल। तो ये आपका टाइम आ गया, 1/6 साल पे ही सेट करता है। तो प्रिंसिपल कितना? 4000 रुपए। ब्याज की दर कितनी? 7.5% वार्षिक। टाइम कितना? 1/6 साल। बस सॉल्व भी तो करना है। ये आपका आ गया ब्याज। परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो। 75 चौका 300/6, यानी कि 50 रुपए। सवाल का आंसर है कौन सा ऑप्शन है जी? ए वाला। ठीक है, ऐसी ही वाला देखो, 625 रुपए की धनराशि एक ब्याज दर पर 2 साल में 841 रुपए हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो पूछा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताओ 625 रुपए 2 साल में कितने हो गए? 841 रुपए, यानी कि 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया है ना। 625 रुपए 841 हो गए। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो मुझे बताइए इस हिसाब से 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? अगर 2 साल में ये हो गया, तो 1 साल में कितने गुना होगा? इसका अंडर रूट आपको लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो 841 का अंडर रूट क्या आ जाएगा मेरे भाई? 29, और 625 का अंडर रूट 25, यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 29/25 गुना हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, यानी कि 1 साल में 25 रुपए 29 बन रहे हैं। तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 4 का। कितने पर? 25 पर। अब 1/25 होता है 4%, 4/25 हो गया जी 16% पर एनम। बस इतना सा सवाल है, यही ब्याज की दर है। डी ऑप्शन ये बताएं। अगर x - 1/x 4 है, तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल फॉर्मूला है, x - 1/x अगर k है, तो x³ - 1/x³ क्या आएगा? k³ + 3k, k³ + 3k। सवाल है x - 1/x 4, तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? 4 का क्यूब + 3 × 4। ठीक भैया, k³ + 3k फॉर्मूला लग गया। 4 का क्यूब 64, 64 में आप क्या जोड़ेंगे? 12, तो क्या आ जाएगा आंसर? 76। बताइए, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा इस सवाल को बनाने में, ये भी करके बताओ हमें जल्दी से। x + 1/x = 34, x√x + 1/x√x ज्ञात कीजिए। पहले तो ये समझो कि x√x है क्या भला? x√x का मतलब होता है √x का क्यूब। तो यहां आपसे √x का क्यूब प्लस 1/√x का क्यूब पूछा गया है। ये बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। और आप मुझे बताओ ये कब सॉल्व होगा? जब आपको वैल्यू पता चलेगी √x + 1/√x की। क्लियर है? लेकिन सवाल में ये तो दिया ही नहीं है। सवाल में दिया है x + 1/x। पावर 1 से आपको √x पावर 1/2 में आना है, प्लस से प्लस में। तो कैसे आएंगे? 2 जोड़ के अंडर रूट कर लेंगे, यानी कि 34 में 2 जोड़ेंगे 36, 36 का अंडर रूट 6 आ गया। ये √x + 1/√x की वैल्यू आ गई। अब आपको कहां जाना है? पावर 3 में जाना है। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला लग जाएगा। अगर x + 1/x k है, तो x³ + 1/x³ क्या आएगा? k³ - 3k, यानी कि 6 का क्यूब 216 में से आप क्या घटाओगे? 18, यानी कि कितना आ जाएगा? 198। तो इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला सवाल बना के दे। एक आदमी अपनी मंथली सैलरी का 40% घर के किराए पे खर्च करता है। 40% खर्च कर दे, बचा कितना? 60%।
हर महीने 442 रुपए ट्रांसपोर्ट पर, 9,115 रुपए किराने पे खर्च करता है और बाकी 946 बचाता है। तो उसका मंथली वेतन कितना है, यानी कि 100% बताना है। अच्छा 40% घर के किराए में उड़ा दिया तो बचा कितना, 60%। इसी 60% को तो मेरे प्यारे भाई इधर उधर उसने खर्च किया है, नहीं कि सारा पैसा मिला के कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। तो जोड़ो, 2 5 7 7 6 13, 3 हासिल, 1 4 1 5 और 1 6 4 10, 0 हासिल, 1 4 1 5 और 1 6 6 और 9 15, 5 हासिल, 1 ये 9 और 1 10, यानी कि कितना आ गया 10,503 रुपए। तो 60% के लिए 10,503 है, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 10,503 बटे 60। आपको क्या निकालना है बच्चों, 100% की वैल्यू, यानी कि आदमी की इनकम। तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो 20 पंजे 100 और ये 20 तिया 60, 3 से भी कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3501। 3501 का 5 गुना कितना आएगा, 17,500 में 5 जोड़ देंगे, यानी कि 17,505 रुपए। ये उस आदमी की क्या आ गया, मासिक वेतन आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सही है। ये बताइए करके जल्दी जल्दी। साल 1956 में कस्बे की जनसंख्या है 2,07,300। 2 लगातार दशकों तक, दशक मतलब 10 साल, हर 10 साल में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक की दर से बढ़ती है। तो पूछा सन 1976 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। 1956 में दी है भैया 2,07,300। 1976 में पूछे, यानी कि 20 साल बाद जनसंख्या पूछी है, यही बात है। 20 साल का मतलब 2 दशक हो गया है ना। अगर हर दशक में, हर 10 साल में 20% बढ़ रही है, तो आप बताओ 100% को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120%। यानी कि मेरे भाई 120% का मतलब 1.2 गुना, 10 साल बाद 1.2 गुना हो जाएगी। अगले 10 साल बाद फिर से 20% बढ़ के 1.2 गुना हो जाएगी। तो साल 1976 में जनसंख्या ये हो जाएगी भैया। क्लियर है। आपको इसकी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ज्यादातर ऑप्शन से हो जाते हैं भैया। 2 डेसिमल से मेरे प्यारे भी क्या 2 जीरो कट जाएगा भाई, यूनिट मैच कर लेते हैं। 3 दूनी 6, दूनी 12, यानी कि 2 आएगा एंड में। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ जी, सेकंड ऑप्शन। बिल्कुल इसी टेक्नोलॉजी से सवाल बना के दिखाओ। सवाल देखिए, यदि x प्लस 1 बटे x प्लस 2 6 है, तो पूछा है x प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 बटे x प्लस 2 का क्यूब का मान बताएं। ठीक है, देखो यहां x प्लस 2 है बटे में, लेकिन ये तो x ही है। तो x प्लस 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लेफ्ट साइड में राइट साइड में 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 प्लस 1 बटे x प्लस 2, राइट साइड में भी आप 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 8। सही है। अब ये आपको पावर 1 से कहां जाना है, पावर 3 में। फॉर्मूला जानते हैं कि अगर x प्लस 1 बटे x के है तो x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब के क्यूब माइनस 3 के। तो यहां पे बस x की जगह x प्लस 2 ही तो लिखा हुआ है, बाकी तो सब सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, के क्यूब माइनस 3 के, यानी कि 8 का क्यूब 512 माइनस 3 गुणा 8 524। 512 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 488। इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सेम सवाल बना के दिखाओ। पहले सवाल पढ़ो, किसी डेटा की मीडियन उसके मोड से 80.32 कम है, यानी कि मोड माइनस मीडियन बराबर क्या, 80.32। तो सवाल क्या पूछा, बताओ मीडियन मीन से कितना ज्यादा है। यहां ध्यान रखिएगा, मीडियन मीन से कितना ज्यादा होगी। भैया ये कभी भी सवाल ऐसा पूछा जाएगा तो मीडियन मीन से कितना ज्यादा होगी, सिंपल सा, ये जो 80.32 है इसी का आधा कर दो, यही आंसर है, यानी कि कितना, 40.16। याद रखिएगा मेरे भाई, यही सवाल आएगा, बस ये नंबर बदल दिया जाएगा। ठीक है, एक सवाल चलो फटाफट करके बता दो। किसी डेटा का मोड उसके मीन से 37.8 अधिक है, यानी कि मोड माइनस मीन 37.8। तो पूछा है बहुलक, यानी कि मोड मीडियन से कितना ज्यादा होगा, मोड माइनस मीडियन पूछा है। बताना है इंपेरिकल फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला होता है मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, लिखा हुआ है सब कुछ। आपको रिश्ता बताना है मोड और मीडियन में, यानी कि मीन की कोई जरूरत नहीं है, मीन खत्म करना है। यहां क्या है, माइनस का मीन, यहां क्या है, माइनस का ट्वाइस ऑफ मीन, दुगना है। तो भैया इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा, जिससे कि सेम हो जाए मीन। क्लियर है भैया, यहां 2 से गुणा कर दिए। अब क्या करो मेरे भाई, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, जोड़ दो। कि यहां लेफ्ट साइड में माइनस का ट्वाइस मीन है, उधर राइट साइड में माइनस का ट्वाइस मीन है। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो 2 मोड प्लस मोड क्या आ जाएगा, 3 मोड बराबर राइट साइड में क्या बचेगा, 3 मीडियन, उसको भी लेफ्ट साइड में ले आओ खटाक से, तो क्या आएगा, माइनस थ्राइस ऑफ
थ्राइस ऑफ मीडियन बराबर क्या आएगा मेरे भाई, 2 गुणा 37.8 ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी। देखो यहां भी 3 से गुणा है, यहां भी 3 से गुणा है, तो हम दोनों तरफ क्या 3 से भाग कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ कि मोड माइनस मीडियन, ये तो पूछा सवाल में कि बहुलक माध्यिका से कितना ज्यादा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 गुणा 37.8 बटे 3, ठीक है बच्चों। और 3 से कट जाएगा कितनी बार, 12.6, यानी कि क्या आ जाएगा सवाल का आंसर 25.2। इस सवाल का आंसर है। डायरेक्ट ट्रिक भी है, कभी भी ये सवाल आएगा जो भी आपको दिया हुआ है 37.8, इसका 2/3 से गुणा करनी है, लेकिन आपको रटना पड़ेगा कि सवाल में पूछा क्या है। ये इसकी ट्रिक हो गई, ठीक है बच्चे। ये बना के दिखाओ, किसी वस्तु को 3471 में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2577 में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो पहले आपको वस्तु का क्या निकालना पड़ेगा, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ध्यान सुनिएगा, 3471 में बेचने पर उतना ही परसेंट प्रॉफिट होता है जितना 2577 रुपए में बेचने पर लॉस परसेंटेज होता है। यानी कि सीपी जो होगा ऐसे केस में इन दोनों का एवरेज होगा, आप जोड़ के आधा कर दीजिए, 3471 प्लस 2577 का आधा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा आपका 8, ये और मेरे भाई ये 6048/2, यानी कि 3024 आ गया प्यारे दोस्तों। यहां तक किसी को कोई समस्या, ये आ गया सीपी। अब इस पे अगर 25% लाभ कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, अब बताओ 3024 का 25% यानी कि 1/4, इसका 1/4 करो तो 4 7 28, 2 4 5 20, 4 6 24, ये प्रॉफिट है, ये इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या आंसर आ जाएगा 3780 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा। ये सेलिंग प्राइस आ गया। इससे आसान सवाल तो कोई बनता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। चलो सेम ऐसा ही करके दिखा दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक व्यापारी चावल को 39% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से उस बाट पर अंकित वजन से 17% कम वजन जो है उपयोग करके ग्राहक को देता है। व्यापारी द्वारा लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लो कोई व्यापारी 100 रुपए का चावल खरीद के लाता है तो 39% लाभ पर बेचेगा, यानी कि 100 का चावल कितने में बेचेगा, 139 में। पर वो कस्टमर को चूना लगा रहा है, वो 100 रुपए का चावल देता ही नहीं ग्राहक को, वो तो 100 से 17% कम देता है, यानी कि 83 रुपए का ही चावल देता है। यानी कि दुकानदार कर क्या रहा है, 83 रुपए का चावल देकर ग्राहक से कितने पैसे ले रहा है, 139 रुपए ले रहा है। तो यानी कि दुकानदार को प्रॉफिट कितना हो रहा है, यह आ गया 56 का प्रॉफिट, कितने के समान पर, 83 के समान पर, और परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। ये आंसर आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे, मैंने कर लिया है, तो 67% इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है बच्चे, ये करके बताओ। एक फॉर्म के बिजली बिल का एक भाग फिक्स्ड है जो आना ही आना है, दूसरा भाग खपत की गई बिजली की यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है कि जितना यूनिट बिजली यूज करोगे उतना बिल बनेगा। किसी महीने में 480 यूनिट बिजली की खपत होती है तो बिल आता है 1620 रुपए। दूसरे महीने में 690 यूनिट बिजली खपत होती है तो बिल आता है 2250 रुपए। बोला अगले महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत हुई है तो महीने का बिजली का बिल क्या होगा, एक बार बताओ। 1620 रुपए बिजली का बिल था, अगले महीने आया 2250, तो कितना बिल एक्स्ट्रा आया मेरे प्यारे भाई, 630 रुपए आपका बिल एक्स्ट्रा आया। 630 रुपए क्यों, क्योंकि आपने 480 यूनिट की बजाय 690 यूनिट जो है बिजली यूज की है, यानी कि 210 यूनिट आपने एक्स्ट्रा यूज की है। तो 210 यूनिटों का मेरे प्यारे भाई 630 रुपए आपका बिल जो है आया है। तो यानी कि एक यूनिट का बिल कितना है, 3 रुपए पर यूनिट। ये एक यूनिट का जो है बिल आ गया। समझ में आई बात। सवाल पूछा 500 यूनिट बिजली की खपत हुई है तो बिल क्या होगा। अब आप ये देखो, कुछ बिल तो फिक्स है, 480 यूनिट अगर आप खपत करते हो तो 4 फिक्स तो आना ही आना है कुछ बिल जो है, और 480 यूनिट अगर आप खपत करोगे तो बिल आएगा 1620 रुपए। ये है। आपसे पूछा 500 यूनिट का, देखो फिक्स तो आएगा ही आएगा, 480 यूनिट का है, इसमें 20 यूनिट का मेरे प्यार में बिल का खर्चा और जोड़ दो ना, सिंपल सी बात। एक यूनिट 3 रुपए की है तो 20 यूनिट कितने की हो जाएंगी, 60 रुपए की। तो यानी कि 500 यूनिट होगी तो अब खर्चा कितना आएगा, बिल कितना आएगा, 1680 रुपए। ये आंसर है। गजब का सवाल, गजब का मेथड। ये बताइए करके। यदि P बराबर tan थीटा प्लस सेक थीटा है तो tan थीटा का मान बताओ। देखो भाई tan प्लस सेक को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सेक थीटा प्लस tan थीटा।
सवाल में क्या दिया है भाइयों, ये P दिया है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल व्युत्क्रम उल्टे होते हैं। तो अगर मैं यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो ये वैल्यू आएगी 1/P। बात को समझे? आप बोलोगे सर समझ गया। अब आप इन दोनों को क्या कर दो, टेन थीटा निकालना है तो घटा दो। जब आप घटाओगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है, तो ये क्या है, सेक तो कट जाएगा, ये 10 + 10 2 tan थीटा हो जाएगा। क्लियर प्यारे भाई? और P में से 1/P घटाएंगे तो P माइनस 1/P। तो यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा, आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये P² -1, ये 2 नीचे आ जाएगा 2P, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई, बात खत्म। अगर आपसे सेक थीटा पूछा होता तो इन दोनों को ऐड कर देते। तो इसी बात पे ये सवाल बताइए, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। वह 9 जोड़ी किताबों की बिक्री के साथ 1 जोड़ी किताब फ्री भी देता है। पूरे लेन देन में दुकानदार को 26% का लाभ मिलता है। तो पूछा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए, सबसे पहले दुकानदार खुद सामान खरीदता है सीपी, फिर उसका मार्क प्राइस फिक्स करता है, ये हो गया मार्कअप। अब मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद दुकानदार क्या कर रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। 20% का मतलब 1/5, 1/5 का डिस्काउंट मतलब क्या हुआ कि 5 का सामान 4 में बिका। लेकिन दुकानदार हर 9 जोड़ी किताब पर 1 जोड़ी फ्री भी दे रहा है, कि दुकानदार ने टोटल 10 जोड़ी किताब दी, 10 में से 1 फ्री है, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट है, तो 10 का सामान कितने में बेचा, 9 में बेचा। सीधी सीधी गुणा, इनकी गुणा ही लाभ प्रतिशत के बराबर होगा। दुकानदार का लाभ कितना है, 26%। 26% मतलब 100 रुपए के सामान पे 26 का लाभ हुआ, 100 का सामान 126 में बिका। ये इक्वल कर दो मेरे भाई, और आपका आंसर आ चुका है। 50 से 100 2 बार चला जाएगा, और मेरे प्यारे भाई 4 नाम 9 से चला जाएगा प्यारे भाई, ये 9 से आपका 14 बार चला जाएगा। 2 सत्ते 14, 4 आ जाएगा नीचे। तो एमपी से सीपी का रेशियो कितना आ गया, ये 7/4। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 4 का मार्क प्राइस कितना रखा है, 7। यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 3/4। 1/4 25%, 3/4 75%। आंसर हो गया। ये बताओ, सेक माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। सेक माइनस 10 और सेक प्लस 10 की गुणा 1 होती है। ऐसे ही कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा गुणा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इनकी गुणा 1 होती है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि ये सीधा पेपर में सवाल आया है, देखो निम्नलिखित को सरल कीजिए। कोसेक इंटू 1 माइनस कॉस इंटू कोसेक 1 प्लस कॉट। आप देखो, जहां कोसेक प्लस कॉट है वहां कोसेक माइनस कॉट जरूर आएगा। अगर इसकी अंदर गुणा कर लो मेरे भाई, कोसेक थीटा की 1 में कोसेक थीटा, कोसेक का मतलब होता है 1/sin, और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कोसेक माइनस कॉट है, ये गुणा कोसेक प्लस कॉट है, क्या बन गया भाई, 1 बन गया। बन गया कि नहीं? और ये आंसर हो जाएगा 1। ये जरा करके बताओ ऐसे ही। 5 सॉलिड क्यूब हैं जिनमें हर एक का वॉल्यूम 15,625 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अगर हर क्यूब का वॉल्यूम 15,625 सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब की साइड क्या होगी, घन की भुजा क्या होगी, 15,625 का क्यूब रूट, यानी कि 25 सेंटीमीटर प्रत्येक घन की भुजा है। अब ध्यान सुनिएगा, उनके सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब ये 5 क्यूब हैं, 1 2 3 4 5, इनको ऐसे सिरों को जोड़ दिया एंड टू एंड, एक क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या है, क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया क्या है। क्यूबॉइड के लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ L + B × H। अब आप बताओ, अगर यहां पे हर घन की भुजाएं 25 है, ये 25 25 25 25 25, 5 मैंने क्यूब को मिला दिया जो ये घनाभ बनेगा, तो घनाभ की लंबाई तो 25 पंजे 125 हो जाएगी ना, लेकिन घनाभ की चौड़ाई 25 रहेगी क्यूब की चौड़ाई के बराबर। हाइट मेरे दोस्तों 25 ही रहेगी, केवल लंबाई जो है 25 का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहां इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा लिटरल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ L + B। 125 + 25 यानी कि 150 इंटू हाइट यानी कि 25, ये आ गया मेरे भाई। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, 300 × 25 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूबॉइड का लिटरल सरफेस एरिया है। ये बताओ करके बिना चित्र के। एक 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई 2 मीटर है। उसी टाइम पर एक लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई 6.4 मीटर है। लैंप पोस्ट की हाइट ज्ञात कीजिए।
कुछ नहीं करना, रेशियो को बराबर करना है। भाई एक आदमी कितना लंबा है, 1.75 मीटर लंबा। लैंप पोस्ट की हाइट क्या है मुझे नहीं पता, ये हाइट का रेशियो है। आदमी की छाया की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई कितनी है, 6.4 मीटर। कर दो रेशियो को बराबर मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। अब बताइए किससे कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, डेसिमल हटाएंगे तो यहां 2 जीरो आ जाएगा। 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 8 से जाएगा 8 अट्ठे 64, 0.8 बार। 7 की 0.8 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 मीटर आ जाएगा मेरे भाई लैंप पोस्ट की हाइट। बताओ हो गया ना तुरंत से सॉल्व। तो मेरे भाई ऐसे ही ये सवाल जरा करके बता दो आप। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। इसके माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में बच्चे डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। एक व्यापारी कितना डिस्काउंट देता है, 15%, तो डिस्काउंट की जगह 15 रखेंगे। 100 माइनस 15 85। ऐसा करने से लाभ कितना हुआ, 19%। प्रॉफिट की जगह 19 रखेंगे, 100 प्लस 19 119। ये किससे चला जाएगा, 17 से। 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119। ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य का रेशियो आ गया, यानी कि क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 7 है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 5 से 7 2 ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5। 1/5 20% होता है, 2/5 40%। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 40% अधिक है। ठीक है भाई, मजा आया सवाल सीख के, ये आप करके कमेंट्स में बताना। अरुण ने 1710 रुपए में 38 किलो चावल खरीदे और उन्हें 8 किलो चावल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। 5 किलो चावल का विक्रय मूल्य कितना है। 38 किलो पहले चावल खरीदे, खरीदने के बाद 38 किलो चावल बेचे, बेचने से 8 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो 38 किलो चावल बेचे, प्रॉफिट हुआ 8 किलो चावल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 38 में से 8 घटाइए, यानी कि केवल 30 किलो चावल बेचकर ही वो अपने खरीदारी का जो है प्राइस रिकवर कर ले रहा है। 30 किलो चावल बेचकर ही 38 किलो चावल के खरीद की कीमत वो वसूल कर ले रहा है। बाकी 8 किलो जो चावल बेच रहा है वो उसका लाभ है। यानी कि 30 किलो चावल का सेलिंग प्राइस ही मेरे भाई 1710 रुपए की खरीद के बराबर है। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 1 किलो चावल का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 3 पंजे 15 और ये 2, ये 3 नाम 27 ही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। सॉरी 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो 5 किलो चावल का सेलिंग प्राइस क्या आएगा मेरे भाई, यहां 5 से गुणा करेंगे, 57 पंजे 285 रुपए। बी ऑप्शन इसका आंसर है। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, ये बताओ जरा। एक क्लास के 27 स्टूडेंट है, उनका औसत वजन 53 किलो है। अगर शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 700 ग्राम की वृद्धि होती है। शिक्षक का यानी कि टीचर का वेट क्या है। अच्छा, एक क्लास में 27 बच्चे हैं, उनका एवरेज वजन है 53 केजी। जब टीचर आता है तो टीचर के आने की वजह से एवरेज बढ़ रहा है, यानी कि टीचर का वजन 53 किलो से ज्यादा होगा। टीचर के आने की वजह से एवरेज 700 ग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 700 ग्राम बढ़ जाता है। किलोग्राम में क्या कहेंगे, 700 को 1000 से डिवाइड करो, यानी कि 0.7 किलोग्राम एवरेज बढ़ गया। 27 बच्चे थे, एक टीचर आ गया, यानी कि अब कितने लोग हो गए, 28 लोग हो गए। 28 लोगों का एवरेज 0.7 किलो बढ़ गया, तो टोटल वजन कितना बढ़ा होगा, 28 की 0.7 से गुणा कर देंगे, यानी कि टीचर का जो वजन है वो 53 से कितना ज्यादा होगा मेरे भाई, 28 की 0.7 में गुणा करेंगे 19.6 किलो ज्यादा होगा, यानी कि टीचर का वजन है 72.6 किलो। ये आंसर है। ऐसे करना है दिमाग में ये सवाल, ये बताइए भाई। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2 बटे में आएगा, बटे 2। अब इस पे सीधा सवाल है, देखो a प्लस बी प्लस सी 20 दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 262 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछा है। केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, a प्लस बी प्लस सी आपका 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 262 है बटे 2, ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाएगा। तो 400 में से जब आप 262 घटाएंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा 138, 138 बटे 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई 69। तो 69 इस सवाल का बहुत सही उत्तर है डी ऑप्शन। चलो एक आप मुझे करके बताइए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। 50 बनाना बी सोल्ड फॉर 160 रुपी एट ए लॉस ऑफ 20%। ठीक है, हाउ मेनी बनाना शुड ही सेल फॉर 1540 सो एज टू मेक 10% प्रॉफिट। आप मेरे दोस्तों 50 केले बेचते हो, यहां आर्टिकल लिखना है, कितने रुपए में बेचते हो 160 रुपए में, नीचे आपको रुपए लिखने, मल्टीप्लाई कितना लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ, 100% पे 20% का लॉस हुआ तो बिका कितने में 80% में, 100 माइनस 20 80, यहां परसेंटेज आपको लिखना है। सेम चीज इक्वल करनी है मेरे भाई। बोला है 10% का लाभ कमाने के लिए 1540 में कितने केले बेचने चाहिए, कितने आर्टिकल्स बेचने चाहिए मेरे भाई। यहां आपको नीचे रुपए लिखना है 1540 रुपए में, मल्टीप्लाई परसेंटेज, कितना लाभ कमाना है 10%, 100% पे 10% लाभ कमाओगे तो कितने में बेचोगे 100 प्लस 10 110 में। क्लियर, बस सिंपल कैलकुलेशन आंसर आ गया, ये जीरो और ये परसेंटेज कट गया। 11 से मेरे दोस्तों जाएगा आपका ये 140 बार, ये भी जीरो से मेरे दोस्तों यहां पर जीरो कट गया, ये 8 दूनी 16। ठीक है, 2 से 50 कट गया मेरे दोस्तों 25 बार, तो 25 गुणा 14 कितना आ गया प्यारे दोस्तों 350। तो 350 बनाना आपको बेचने चाहिए। आंसर देखो चौथा ऑप्शन है, कोई भी सवाल हो जाएगा इस तरीके से, ये बताओ करके। Sasi sells 2 article for 5,000 rupees each with no loss and no profit in the overall transaction. ससी 2 वस्तु बेचता है, दोनों में से हर एक को 5-5 हजार रुपए का बेचा, यानी कि दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है और दोनों को बेचने से ना लाभ हुआ ना हानि। एक वस्तु 16 सही 2/3% यानी कि 1/6 के लॉस पर बेचेगी, दूसरी वस्तु पर कितना लाभ हुआ। एक बात बताओ, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां एसपी, एक वस्तु को बेचा गया 16 सही 2/3% के लॉस पर, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 यानी कि 6 के समान पे 1 का लॉस हुआ, तो 6 का समान जो है 6 के समान पे 1 का लॉस हुआ, 6 का समान यानी कि कितने में बिका 5 में। अगर सवाल को ध्यान से देखो तो दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, अगर पहली वस्तु 5 की बिकी है तो दूसरी भी 5 की बिकी होगी, लेकिन सवाल का लॉजिक यह है कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर एक वस्तु पे 1 का लॉस है तो दूसरी वस्तु पे 1 का प्रॉफिट होगा मेरे भाई, 1 का लॉस 1 का प्रॉफिट, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। 1 का प्रॉफिट हुआ 5 का बिका, तो यानी कि सामान का सीपी कितना होगा 4 रहा होगा। 4 पे अगर 1 का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई तो कितना प्रॉफिट हो गया ये 1/4 25%, यानी कि दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। बेस्ट तरीका है ये करके बताओ रेशियो मेथड से। बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 7.5 है, तो वेरिएंस क्या होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस भी कह देते हैं इसका फुल नाम। तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 7.5 का स्क्वायर होगा। 7.5 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे भाई 7 × 56.25 56.25, ये सवाल का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अब ये एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जरा करके बताइए जल्दी से। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, वो कहता मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा भाई, लेकिन वह गलत बाट का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में वजन 984 ग्राम से कम है। गलत वजन के इस्तेमाल से दुकानदार को 23% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है जो वजन यूज हुआ उसका वास्तविक माप क्या है। दुकानदार को 23% का लाभ हुआ, यानी कि दुकानदार ने 100 रुपए का जो सामान है वो 123 में बेच दिया, तो ही तो मेरे प्यारे में 23% का लाभ होगा। एक्चुअली दुकानदार कर क्या रहा है कि ग्राहक को 984 ग्राम सामान बता रहा है, लेकिन दे 984 ग्राम से कम रहा है, यानी कि दुकानदार ने मेरे प्यारे में 984 ग्राम का पैसा ग्राहक से ले लिया। 123 यूनिट किलो 984 ग्राम है, कितने गुना मेरे भाई 8 गुना, 100 8 800 23 8 184 984 हो गया। तो एक्चुअल मेरे दोस्तों जो दुकानदार वजन इस्तेमाल कर रहा है वो वजन कितना हुआ 800 ग्राम हुआ, बस 800 ग्राम सामान देके दुकानदार 984 ग्राम का पैसा ग्राहक से ले रहा, चूना लगा रहा ग्राहक को दिन दहाड़े। ये बताओ करके भाई, ये त्रिभुज एबीसी है, ये भुजा AB को आगे बढ़ाया P तक, भुजा AC को आगे बढ़ाया Q तक।
तो ये जो बाहर एंगल बन रहे हैं बी और सी वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल, इनका बाइसेक्टर समद्विभाजक खींचा, ये दोनों यहां काट रहे हैं पॉइंट ओ पर, तो ये जो एंगल बनेगा बीओसी क्या आएगा 90 डिग्री माइनस तीसरा जो एंगल है जिसको छेड़ा नहीं है ए, इसका आधा 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। याद रखिएगा सवाल देखें, इसे ट्राइंगल एबीसी की साइड एबीएसी को डी तक बढ़ाया गया है, तो आपके पास ये ट्राइंगल एबीसी है, भुजा AB को आगे बढ़ाया डी तक, AC को आगे बढ़ाया E तक। ठीक है जी, आगे क्या बोला है CBD, इस एंगल का बाइसेक्टर खींचा हमने BCE, इस एंगल का हमने बाइसेक्टर खींचा BCE का, कहां मिलते हैं P पर मिलते हैं। अब बोला है ये एंगल A 84 डिग्री का है, तो ये P क्या आएगा, तो P आएगा भाई 90 डिग्री माइनस 84 का आधा। अब 90 में से 42 घटा देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर 48 डिग्री हो गया। एक आप बताओ उल्टा सवाल है, ट्राइंगल ABC है, ये दो कोण है B और C, हमने भाई साहब एंगल B का समद्विभाजक खींच लिया, एंगल B आधा आधा कर रहा है, हमने एंगल C का बाइसेक्टर खींचा, ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं बिंदु I पर, तो ये जो कोण बनेगा एंगल BIC, इसका मान कैसे निकालोगे, तो इसकी वैल्यू होते 90 डिग्री प्लस, अच्छा तीसरा एंगल ये A है जो मैंने छेड़ा नहीं है, इसका आधा, ये याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लो मेरे भाई, सवाल देखो इस पे डायरेक्ट आया है ग्रुप डी में ही। त्रिभुज ABC में B और C के आंतरिक समद्विभाजक अंदर की तरफ खींचे ना I पर मिलते हैं, एंगल A 75 डिग्री है तो BIC क्या होगा, तो 90 डिग्री प्लस तीसरा एंगल है 75 का आधा। अब भैया 75 का आधा 37.5, 90 डिग्री में 37.5 जोड़ेंगे तो 127.5 ही आंसर हो जाएगा। एक सवाल तनिक करके बताओ हमें, ये वाला, ये सर्कल है और ये सर्कल का एक त्रिज्यक खंड है, इसकी रेडियस r है सर्कल की, ये इसका चाप हो गया, आर्क की लंबाई l है, तो इस सेक्टर का ये जो पिंक एरिया है डायरेक्ट आएगा 1/2 L गुणा r। रट लीजिए, एक वृत्त की त्रिज्या 36 है, वृत्त खंड की चाप की लंबाई जो है L है, यदि 4L बराबर 3R है तो आपसे एरिया पूछा है, यहां से आर्क की लंबाई आ जाएगी मेरे भाई 3 गुणा रेडियस आपकी 36 है बटे 4, 36 या 108 बटे 4 कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, ये आर्क की लंबाई आ गई। अब आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया, तो वही कॉन्सेप्ट लगा दो फॉर्मूला 1/2 L गुणा R, यानी कि यहां पे आर्क की लंबाई 27 है, रेडियस आपका 36 है, ये एरिया आ जाएगा सेक्टर का। 2 से 36 काट लेंगे 18 बार, तो 27 गुणा 18 360 और 126 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक सवाल इस पर करके दिखाओ हमें, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है, पूरे लेन देन में व्यापारी को 33% का लाभ होता है। यह मानना है कि ग्राहक 14 वस्तु के लिए पेमेंट करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। देखिए व्यापारी पहले खुद सामान खरीदेगा CP लागत मूल्य, फिर उसका मार्क प्राइस फिक्स करेगा, आप बोलोगे हाँ सर, मार्क प्राइस के बाद क्या करेगा मेरे भाई, व्यापारी 5% डिस्काउंट देता है 1/20, 1 डिस्काउंट का मतलब 20 पे 1 का डिस्काउंट दिया, 20 का सामान 19 में बेचा। अच्छा व्यापारी हर 14 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री दे रहा है मेरे प्यारे भाई, तो कितना डिस्काउंट हो गया मेरे प्यारे भाई, टोटल कितनी वस्तु दी 14 2 16, 16 में 2 वस्तु फ्री है, यानी कि डिस्काउंट हो गया 1/8, यानी कि 8 पे 1 की छूट है, तो 8 का सामान 7 में बेचा है उसने। इन सब की सीधी सीधी गुणा करनी है, सीधी सीधी गुणा ही प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कितना हुआ 33%, 33% प्रॉफिट का मतलब 100 रुपए का सामान अल्टीमेटली 133 में बिका। बस यहीं से सवाल निपट जाता है मेरे भाई, ये चला जाएगा पूरा का पूरा खत्म, 20 से आपका 100 5 बार चला जाएगा और 8 ऊपर पहुंच गया, तो MP बटे CP कितना आ गया प्यारे स्टूडेंट 8/5 आ गया। यानी कि अगर लागत मूल्य 5 है तो मार्क प्राइस कितना रखा है 8, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 3/5 ज्यादा है, 60% कहेंगे इसको। ऑप्शन नंबर डी ये रेशियो मेथड है। ये सवाल इसी तरीके से करके दिखाओ। पिज्जा की स्लाइस पर ये आपका एक सर्कल है और ये इसका सेक्टर है मेरे भाई, ये सेंटर पे थीटा एंगल बनाता है, इसकी रेडियस r है और ये इसका आर्क है, चाप की लंबाई l है। तो सेक्टर का पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो चारों ओर की बाउंड्री रेडियस 2 बार आएगा, r + r 2r और ये प्लस l, यानी कि l + 2r। अच्छा आर्क की लंबाई चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, 2πr गुणा थीटा बटे 360 डिग्री फॉर्मूला है। सवाल आता है हल्के मत लेना,
एक सर्कल की रेडियस 24 है और मेरे भाई इसका आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपसे पूछा है सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा। पहले एल निकालेंगे, 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस आपका 24 है। अच्छा यहां पे थीटा 60 डिग्री है, तो 60/360 करेंगे, 1/6 हो जाएगा, प्लस रेडियस आपका 24 है, रेडियस का दुगुना, 24 का दुगुना। आप बोलोगे यस सर, ध्यान से सुनेंगे, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 8 की गुणा करेंगे 3.14 में तो 24 और 1.12, ये 25 पॉइंट आ जाएगा, 1 2 प्लस 24 दूनी 48, तो 25 प्लस 48 हो गया बच्चों 73.12 सेंटीमीटर। ये आंसर है। ये सीजल का था, लेकिन ऐसा सवाल एनटीपीसी में भी आया है, ग्रुप डी में भी आएगा, करके दिखाओ। कोई त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई 30 और 42 और x सेंटीमीटर है, कौन सा सही है? तो x की जो वैल्यू होगी, जो अदर टू साइड है इनके डिफरेंस से बड़ी, 42 माइनस 30 12 से बड़ा होगा x का मान, और इनके योग से छोटा, 42 प्लस 30 72 से छोटा होगा। ठीक है, कहीं भी इक्वल का साइन नहीं आएगा, तो इस सवाल का सी ऑप्शन सही आंसर है। बहुत आसान चीज है, बस पता तो हो, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। ए बी के अनुक्रमानुपाती है, ए वेरीज डायरेक्टली एस बी। अनुक्रमानुपाती मतलब जो ए का रेशियो होगा वही सेम रेशियो बी का होगा। बोला है बी 51 होने पर ए 210 है, अगर बी 136 है तो ए का मान कितना होगा? पहले ए का मान कितना था? 210 था। अब ए का मान क्या है नहीं पता। पहले बी का मान कितना था? 51 था। अब बी का मान कितना कर दिया हमने? 136 कर दिया, तो मैंने रेशियो को इक्वल कर लिया। आपको काटना कूटना ही तो है, 17 × 51, 17 8 136, 3 से 210 चला जाएगा 70 बार, तो ए का मान आ जाएगा 70 × 8 560, यानी कि अब अगर बी 136 है तो ए का मान 560 होगा। सेकंड ऑप्शन। सेम ऐसा ही ये सवाल है, बना के दिखाना कमेंट्स में। 72 रुपए पर केजी वाली चीनी को 12 रुपए केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 43.4 रुपए पर केजी पर बेचने से 40% का लाभ हो। हम दो टाइप की चीनी को मिला रहे हैं, एक का प्राइस है 72 रुपए किलो, दूसरे का 12 रुपए पर केजी। अच्छा, जो मिश्रण बना है, मिश्रण को 43.4 रुपए पर केजी में बेचने से 40% लाभ हो रहा है, मिश्रण का सेलिंग प्राइस है, तो आप मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालो। सीपी 100% होता है, 100% पे बेचने से 40% लाभ हो रहा है, ये 140% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कैसे है? 140 से भाग दे दो, 100% की वैल्यू 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से डेसिमल, तो 14 × 42, 14 कम 14, यानी कि मिश्रण का सीपी आ गया 31 रुपए पर केजी। ठीक है, सीपी निकालना पड़ेगा, किस रेशियो में लाना पड़ेगा? घटा दीजिए मेरे भाई, 31 में से 12 घटाएंगे 19, और 72 में से 31 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई 41, तो ये आ गया 19:41। इस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, पहला ऑप्शन। हर सवाल इसी मेथड से हो जाएगा, ये करके दिखाओ सही। 84 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 105 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य है एसपी और लागत मूल्य है सीपी। अब इस सवाल में जो बोला है वो करो। 84 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है भाई? 105 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इक्वल कर दिया। ये किससे कटेगा? 21 से कट जाएगा भाई, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, यहां रेशियो आ जाएगा एसपी बटे सीपी बराबर 4 उधर जाएगा 5/4, यानी कि मेरे प्यारे भाई 4 रुपए के सामान को आपने 5 रुपए में बेचा, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 4 के सीपी पर, और 1/4 स्टूडेंट क्या हुआ? 25% का आपको लाभ हो गया। तो सरल सवाल है मेरे भाई, एक ही स्टेप में हो जाएगा, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। जितेश ने एक वस्तु को 11% लॉस पर बेचा, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 11% कम में बेचा। अगर उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 739 रुपए ज्यादा में बेचता तो 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, कॉस्ट प्राइस से 5% कम में खरीदता, फिर उस नए कॉस्ट प्राइस में 20% का प्रॉफिट कमाता, तो भाई नेट चेंज कितना आया? -5 और 20 का सक्सेसिव, जो मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूं आसानी से, -5 + 20, -5 × 20/100%, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी। तो देखिए, ये 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया? 20 - 6 14% का प्रॉफिट होगा अब, यानी कि पहले 11% का लॉस हो रहा था, अब 14% का प्रॉफिट हो रहा है, तो नेट चेंज कितना है मेरे भाई? 14 में से
आप माइनस माइनस प्लस 11 करेंगे तो 25% का नेट चेंज आया, जबकि आपने वस्तु को कितने रुपए ज्यादा में बेचा, 739 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 25% की वैल्यू ही तो 739 रुपए। आपसे क्या पूछा है, क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए। 100% कैसे आएगा, 4 से गुणा कर दीजिए मेरे भाई, 25 चौका 100% आएगा, अभी 4 से गुणा, यानी कि 2800 और 156, 2956 रुपए। तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो गया। ये बताइए करके, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, जो कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक है। अंकित मूल्य पर 16% छूट पर बेचा जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। देखो आपको क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। प्रॉफिट परसेंट, देखो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, मार्कअप है, आपने डिस्काउंट दिया 16%, तो इन दोनों का सक्सेसिव होगा प्रॉफिट परसेंटेज, 25 और -16 का। जो फॉर्मूले से निकालेंगे 25 - 16 -25 × 16 बटा 100%। ये आ गया बच्चों, बात खत्म। तो 25 - 16 क्या हो गया भाई आपका 9, और ये 25 × 16 400 बटे 100 4, तो 9 - 4 यानी कि 5% का आपको कुल मिला के लाभ होगा। यही सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन। ये बताइए सेम ऐसा ही करके। 483 रुपए पर मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि होती है। 34% का लाभ अर्जित करने के लिए कपड़ा किस दर पर बेचना चाहिए। देखिए लागत मूल्य क्या होता है, 100%। आप कपड़ा बेचते हो 483 रुपए पर मीटर, ठीक है भैया, आपको 31% लॉस हो, 100% में 31% लॉस हो तो बिका कितने में, 100 - 31 69% में। ये 69% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कैसे आएगी, 69 से डिवाइड कर दीजिए, 1% आ गया। अब 34% लाभ कमाना है, 100% पे 34% लाभ कमाना है, तो कितने में बेचोगे, 100 + 34 134% में। आप 134% की वैल्यू निकाल लो, सीधे 134 से गुणा करके ये आ जाएगा भैया, ठीक है। अब बताइए कितनी बार चला जाएगा भाई, यहां पे अभी ये आपका चला जाएगा 7 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 134 का 7 गुना कितना आ जाएगा, 910 और 28 938 रुपए पर मीटर के हिसाब से उसको बेचना चाहिए। क्या आंसर है, चौथा वाला ऑप्शन। जल्दी से ये करके बताओ। 38,800 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 25% की एकल छूट या 10 और 15% की 2 क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। इन जिस छूट योजनाओं में विक्रय मूल्य के बीच क्या अंतर होगा। भाई जितना डिस्काउंट में फर्क आएगा वही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। एक तो आपको छूट मिल रही है 25% की, दूसरी क्या मिल रही है भैया, 10 और 15 का सक्सेसिव, जो कितना होता है 10 + 15 - 10 × 15 बटे 100%। बोलो अब आप मुझे बताइए मेरे भाई, यहां डिस्काउंट में डिफरेंस कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 25 तो कट ही जाएगा ना, ये क्या आएगा 150 बटे 100 यानी कि 1.5%। तो आपको केवल यहां पे 38,800 रुपए का 1.5% निकालना है, निकाल लोगे, ठीक भैया। इतने रुपए का फर्क आएगा सेलिंग परसेंटेज से, 2 जीरो कट गया, तो भाई 388 आएगा एकम, फिर 388 का आधा भी यानी कि 194 आप इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 570 12 582 रुपए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, खेल खत्म। ये सवाल करके बताओ ऐसा ही। एक व्यापारी ने 605 रुपए में एक ओवन खरीदा, इसके अंकित मूल्य पर 45% की छूट देने के बाद भी 37% का लाभ प्राप्त होता है। ओवन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, यहां रख दो मेरे भाई वैल्यू, सीपीएमपी का रेशियो आ जाएगा। डिस्काउंट कितना दिया 45%, 100 - 45 55, प्रॉफिट कितना हुआ 37%, 100 + 37 137, ये सीपी से एमपी का रेशियो है। अच्छा ओवन खरीदा कितने में था, ओवन खरीदा था 605 रुपए में, ये क्या है भैया आपका कॉस्ट प्राइस, 55 के लिए 605 है, 55 एकम 55 55 एकम 55 11 गुना, तो मार्क प्राइस भी कितना आ जाएगा 137 का 11 गुना, यानी कि 1370 + 137 यानी कि कितना 1507 रुपए। यही सवाल का आंसर है जी, यहां पर कौन सा चौथा ऑप्शन आ गया। चलो ये करके बताओ ऐसा ही। देखिए समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। सवाल यह है समचतुर्भुजाकार मैदान, इसके विकर्ण 32 और 126 हैं। मैदान का परिमाप आपसे पूछा है। पहला नियम यह है कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। भाई अगर ये 32 मीटर है एक डायगोनल तो आधा आधा होगा 16 16, दूसरा 126 मीटर है तो आधा आधा हो जाएगा मेरे भाई यहां पॉइंट ऊपर ये 63 63। अभी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखें 16 है ये 63 है, तो 90 डिग्री के सामने कितना आ जाएगा ये
65, यानी कि रोम्बस की एक भुजा 65 आ गई, तो परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग यानी कि 65 का 4 गुना, तो कितना आ जाएगा 260 मीटर। ये आंसर है बी ऑप्शन। ऐसे कर लेना है ये सवाल, जल्दी से बताओ। एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी कि मार्कअप किया है x%, 10% छूट पर बेच दिया, 71% का लाभ हुआ, तो x का मान क्या है भाई? छूट और लाभ दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, CP बटे MP बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस P। डिस्काउंट कितना है 10%, 100 माइनस 10 90, प्रॉफिट कितना हो 71%, 100 प्लस 71 171, ये किससे चला जाएगा 9 से कट जाएगा 10 बार और ये चला जाएगा 19 बार, यानी कि क्रय मूल्य अगर 10 है तो मार्क प्राइस कितना है 19 है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा हो गया 90%, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 90, ये बताइएगा।